कहते हैं एक डेविल को एक एंजल से ही प्यार होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आद्रय प्रताप सिंह राजस्थान के हुकुमशाह, जिनके आदेश के बिना राजस्थान का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। उनकी क्रूरता के बारे में वहां का बच्चा बच्चा जानता था। वहीं दूसरी तरफ थी काहिरा सिंघानिया, जो एक मासूम, नादान और चुलबुली लड़की है। वो किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती थी। क्या होगा जब किस्मत इन दोनों को साथ ले आएगी? क्या एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे दोनों? एपिसोड 1-5। राजस्थान, जैसलमेर। एक 40 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर के एक केबिन में एक शख्स केबिन में बने कांच से बाहर की ओर फैले अंधेरे को देख रहा था। केबिन में पसरे अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उस शख्स के दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और एक 25-26 साल का लड़का अंदर आया। उस लड़के ने बड़ी रेस्पेक्ट के साथ कहा, हुकुम साहब, हमने जिस टेंडर के लिए फाइल लगाई थी वो हमें मिल गया। लेकिन हुकुम साहब ने अपनी कठोर आवाज में कहा, लेकिन क्या मनन? मनन आगे बोला, हुकुम साहब, हमें वो टेंडर पार्टनरशिप मिली है। किसके साथ? हुकुम साहब ने फिर उसी टोन में कहा, हुकुम साहब, कोई आरआर कॉर्पोरेशन है। हमने उनकी डिटेल्स निकालवाए, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं चला। बस इतना ही पता चला है कि वो कंपनी 2 भाई मिलकर चला रहे हैं और वे पेरिस में रहते हैं। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। मनन ने अपनी बात पूरी करने के बाद सिर झुकाया और खड़ा हो गया। उसने आगे कहा, हुकुम साहब, हमारी उनके साथ 1 हफ्ते बाद मीटिंग है। उसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा। ठीक है, हम अगले हफ्ते जाएंगे और उन लोगों का कुछ पता चला, हुकुम साहब ने अपनी इमोशनलेस वॉइस में कहा। मनन ने डरते हुए कहा, हुकुम साहब, उनके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हमें एक लीड मिली है, मैंने किसी को भेजा है। जैसे ही कुछ पता चलता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हम इतना बोल हुकुम साहब और वहां से निकल गए। एक आलीशान महल के आगे 5 गाड़ियां आकर रुकी। महल को चारों तरफ से गार्ड ने घेरा रखा था। वहां खड़े एक गार्ड ने जल्दी से बीच वाली कार का डोर ओपन किया और एक शख्स बाहर निकला। पत्थर जैसा सीना, चौड़े कंधे, कसा हुआ बदन, नीली और गहरी आंखें जिनमें कई राज छिपे हैं, परफेक्ट नाक, लाल होंठ, गोरा रंग, जेल से सेट बाल, 6.4 फीट की ऊंचाई, ब्लैक टैक्सीडो पहने हुए, वह एकदम परफेक्ट मैन था। कोई भी लड़की अपना दिल निकाल कर उसके कदमों में रख दे। उस गार्ड ने झुककर उसे ग्रीट किया, प्रणाम हुकुमसा। हुकुमसा बिना कुछ कहे आगे निकल गए। हुकुमसा सीधा अपने कमरे में चले गए और सीधे नहाने चले गए। 10 मिनट बाद जब वो बाहर निकला तो उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना था। वो सीधा अपने रूम की बालकनी में चला गया। वहां से एक सिगरेट निकालकर अपने होंठों के बीच दबाए और उसके कस लिए। वह अंधेरे में शून्य में एकटक देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये वही था, वो ही जाने। उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। उसने एरोगेंट वॉइस में कहा, क्या हुआ? बाहर से एक नौकर ने डरते हुए कहा, हुकुम सा, वो खाना लगा दिया है, आप आकर खाना खा लीजिए। इतना बोलते ही नौकर वहां से भाग गया। हुकुम सा कबर्ड से एक टी शर्ट निकाल कर पहन लिया और नीचे चला गया। हुकुम सा डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर बैठ गए। उसने पास खड़े नौकर से पूछा, बाकी सब कहाँ गए हैं? नौकर ने डरते हुए कहा, हुकुम सा, वो सभी बाहर गए, कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। हुकुम सा ने एक नज़र नौकर पर डाली। नौकर ने हुकुम सा का सवाल समझकर आगे बोला, हुकुम सा, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कहाँ गए हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। हुकुम सा ने अपना डिनर पूरा किया और अपने स्टडी में चला गया। वहां पर वह अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। उसे काम करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था कि अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा, फोन मनन का था। उसने जल्दी से फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से मनन बोला, हुकुम सा, हमें उसके बारे में कुछ पता चला है। ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही कि वो दिल्ली में रहते हैं और वो कोई बड़े बिजनेसमैन हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, उनके पीछे कुछ लोग लगा दो। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। उसने अपना सिर चेयर के क्राउन से टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, आई एम कमिंग दिल्ली। इतना बोल वो अपने कमरे में सोने चला गया। उसने टाइम देखा, आधी से ज्यादा रात हो गई थी। पेरिस, एक शानदार विला के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। एक लड़का भागता हुआ लिविंग रूम में आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया भैया भैया। वो आकर लिविंग रूम में बैठे एक लड़के के ऊपर चढ़ गया। उस लड़के ने झुंझलाते हुए कहा, रियू, ये सब क्या है? बच्चे नहीं हो तुम, पहले नीचे उतरो फिर बोलो क्या कहना है तुम्हें।
रियो अपने भाई की गोद में अच्छे से बैठते हुए कहा, भाई, हमारी एंजल सचमुच की एंजल है। भाई, हमें इंडिया में पहला प्रोजेक्ट मिल गया। भाई, आई एम सो हैप्पी। लेकिन भाई, हमें वो प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में मिली है। इट्स गुड न्यूज। अच्छा ये बता, इस टेंडर के बीच एंजल कहाँ से आ गई? उसके भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रियो ने अपने चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल लाते हुए कहा, भाई, आपको याद जिस दिन हमें टेंडर की फाइल भेजनी है, उस हम एक मीटिंग में थे, फाइल भी घर छूट गई थी। घर पर एंजल के अलावा कोई नहीं था, फाइल इम्पोर्टेड थी, तो हर किसी के हाथ मंगवा नहीं सकते थे। इसलिए मैंने एंजल को बोलकर फाइल भेजवा दी और देखो रिजल्ट हमारे सामने है। तभी एक आदमी वहां आया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। रियो ने कहा, क्या बात है जैक, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? जैक बोला, ऋत्विक सर, रियांश सर, मैंने प्रताप इंडस्ट्रीज में मेल भेज दिया, एक हफ्ते बाद दिल्ली में मीटिंग फिक्स कर दी है। ऋत्विक ने ओके कहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अचानक कहा, टाइम कितना हुआ है? जैक ने टाइम देखते हुए बोला, सर, अभी तो 9 बजे हैं। 9 बजे है सुनकर ऋत्विक और रियांश गिरते गिरते तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वे दोनों एक रूम के सामने आकर खड़े हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस लेकर दोनों अंदर चले गए। रूम के अंदर एक किंग साइज बेड पर एक लड़की सो रही थी। उस लड़की के चेहरे से दुनिया जहां की मासूमियत टपक रही थी। उस बेड पर वो लड़की ऐसी लग रही थी जैसे बड़े से बेड पर कोई गुड़िया रखी हो। ऋत्विक और रियांश बेड के पास आकर अलग अलग साइड बैठ गए। ऋत्विक ने उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, एंजल, उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। लेकिन उस लड़की के कान पर झूला तक नहीं रेंगी। इस बार रियांश ने कहा, एंजल, उठ जाओ, देखो 9 बज गए हैं, तुम्हें घूमने नहीं जाना क्या? दोनों उसे कुछ न कुछ बोलते हुए उठाने लगे, लेकिन वो नहीं उठी। आधा घंटा हो गया, लेकिन एंजल नहीं उठी। रियांश ने थक कर बैठते हुए कहा, भाई, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ऋत्विक भी बैठते हुए बोला, कौन सा रास्ता? रियांश ने अपनी जगह से उठकर एंजल को झकझोर कर कहा, एंजल, उठ, राम तेरी आइसक्रीम खा गया, उठ जल्दी, वरना वो सारी खा जाएगा। आइसक्रीम का नाम सुनते ही उसने झट से आंखें खोली और भागते हुए नीचे की तरफ चली गई। ऋत्विक ने रियांश को घूरते हुए कहा, ये सब क्या है रियो? अब एंजल उसे ना छोड़ेगी नहीं। रियांश जाते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ भाई, कि एंजल उसे ना छोड़े। उस कमीने ने कल मेरी वोट लगवाई थी ना, आज उसकी बारी। इतना बोल वो डेविल स्माइल करते हुए चला गया। ऋत्विक भी अपना सिर उठाते हुए चला गया। राम नीचे डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था। एंजल भागते हुए नीचे आए और राम को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई। वो राम की तरफ भागते हुए बोली, राम के बच्चे, आज मैंने तेरा राम नाम सत्य न कर दिया, न तो मेरा नाम भी काहिस नहीं। राम को ये तो नहीं पता था कि उसने क्या किया, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि अगर वह नहीं भागता तो आज सच में उसका राम नाम सत्य हो जाता। वह भागते हुए बोला, एंजल, मैंने क्या किया जो तुम मुझे मारने आ गई, वो भी उठते ही? पहले मैं तुम्हें जी भर कर मारूंगी, फिर बताऊंगी तुमने क्या किया है। बोलते हुए काहिरा उसके पीछे भागने लगी। दोनों डाइनिंग टेबल के चारों तरफ भागने लगे। काहिरा ने राम की तरफ प्लेट्स फेंकते हुए बोली, ऋतु भाई, इस राम के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी आइसक्रीम खाए ना, मैं आज इसकी आइसक्रीम बनाकर खाऊंगी। काहिरा की बात पर राम बोला, एंजल, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाई। तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोलते हुए काहिरा ने एक और प्लेट फेंकी। राम नीचे झुक गया। वह प्लेट रियांश के सिर पर आ लगी। रियांश अपना सिर पकड़कर चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उसे ध्यान नहीं दिया। तभी एक और प्लेट उसकी पीठ पर आकर लगी। वह फिर से चिल्लाया, पर कोई फायदा नहीं। राम भागते हुए किचन में चला गया और जाकर फ्रिज खोल दिया। काहिरा ने फ्रिज में देखा, वहां आइसक्रीम रखी थी। काहिरा सब कुछ भूलकर आइसक्रीम का बड़ा सा डब्बा उठा लिया। काहिरा आइसक्रीम खाती, उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से आइसक्रीम का डब्बा छीन लिया। उसने सिर ऊपर करके देखा, सामने ऋत्विक खड़ा था। काहिरा ने मासूम सी शक्ल बनाकर देखा, तो ऋत्विक ने उसे समझाते हुए कहा, एंजल, पहले नहाकर आओ, बाद में जो खाना है खा लेना, जो तुम्हें खाना है। काहिरा ने सिर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चली गई। रियांश किचन में आया और एक बिगड़ल बच्चे की तरह बोला, किसी को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पता है मुझे कितनी जोर से लगी, अभी भी दर्द हो रहा है। ऋत्विक ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? रियांश ने हाँ में सिर हिला दिया।
ऋत्विक उसे बाहर ले जाते हुए बोला, चलो तुम्हें दवा लगाता हूँ। थोड़ी देर में काहिरा नीचे आई। वह बहुत प्यारी लग रही थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें जिनमें तारों से भी ज्यादा चमक थी, गोल चेहरा, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, सुराहीदार गर्दन, 5.6 फीट की ऊंचाई, काले बाल जिनके आगे की कुछ लंटें पीछे पिनअप की हुई थी, जिसमें पिंक कलर की बटरफ्लाई वाली क्लिप लगी थी। उसका फिगर परफेक्ट था। वह इस वक्त पिंक ट्राउजर और व्हाइट क्रॉप टी शर्ट पहनी थी। पैरों में पिंक कलर के स्पोर्ट्स शूज थे। वह सचमुच में एंजल लग रही थी। काहिरा भागते हुए नीचे आए और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने कहा, राम भाई, जल्दी से खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है और आइसक्रीम जरूर लाना। ऋत्विक और रियांश भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रियांश बोला, एंजल तुम्हें आज कहाँ जाना है? काहिरा ने खाना खाते हुए कहा, भाई मुझे एम्यूजमेंट पार्क जाना है और ढेर सारा खाना भी खाना है। ऋत्विक और रियांश ने एक साथ मुस्कुराते हुए ओके कहा। काहिरा ने अचानक से कहा, भाई हम दिल्ली कब जाएंगे? मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। ऋत्विक ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नेक्स्ट वीक चलेंगे। काहिरा खुशी से उछलती हुई बोली, सच्ची भाई, हम सच में जाएंगे? ऋत्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। काहिरा अपनी बाहें फैलाते हुए जोर से बोली, आई एम कमिंग दिल्ली। आद्रय किसे ढूंढ रहा है? क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे? पेरिस, डिज्नीलैंड पार्क। काहिरा पूरे पार्क में इधर उधर भागने लगी। ऋत्विक, रियांश, राम और बाकी के सारे गाइस उसके पीछे पीछे भागने लगे। ऋत्विक भागते हुए बोला, एंजल बच्चा भागना बंद करो, तुम गिर जाओगी। रियांश बोला, एंजल तुम खो जाओगी, तुम भागना बंद करो, देखो मैं थक गया, प्लीज रुक जाओ। काहिरा नहीं रुकी तो रियांश हौंसते हुए बोला, भाई प्लीज कुछ करो ना, मैं बहुत थक गया, पिछले 2 घंटे से भागे जा रहा हूँ। रियांश की बात पर ऋत्विक बोला, नहीं मैं तो बैठा हूँ ना, पिछले 2 घंटे से हम लड़के होकर इतनी जल्दी थक गए और एंजल एक बच्ची होकर भी नहीं थकी, हमें शर्म आनी चाहिए सूद पर। तभी राम बोला, मेरे पास एक आइडिया है। राम की बात पर दोनों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उनका सेवियर हो। रियांश बोला, जल्दी बोली क्या आइडिया है, वरना मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। राम ने डेविल स्माइल करते हुए एक नज़र रियांश को देखा और फिर काहिरा से बोला, एंजल तुम भागते हुए थक गई होगी न, रियू सर तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने को बोल रहे हैं, क्या तुम नहीं बैठोगी? राम की बात सुनकर काहिरा के पैर जहां थे वहीं रुक गए। वो बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, सच्ची रियू भाई मुझे अपनी पीठ पर बैठाएंगे? बेचारे रियांश की शक्ल देखने लायक हो गई। राजस्थान, प्रताप इंडस्ट्री। आद्रय अपने केबिन में बैठा अपनी उंगलियां लैपटॉप पर नचाने लगा, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। आद्रय ने अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, कम इन। मनन अंदर आते हुए बोला, हुकुम सा, शिव सर का फोन आया था, वो आपको आज क्लब आने को बोल रहे हैं, वो आपसे बहुत गुस्सा है, आपने उनका फोन नहीं उठाया। तारांकन कितनी मीटिंग और बची है? आद्रय ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए पूछा। मनन मुंह बनाते हुए बोला, हुकुम सा आज आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आधे घंटे बाद से लगातार आपकी मीटिंग है। आद्रय अपनी नजरें लैपटॉप में गिराए बोला, रेफ्यूज हिम, आई विल नॉट कम एंड प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। मनन आगे बोला, हुकुम सा वो पकड़ा गया। मनन की बात सुनकर एक पल के लिए आद्रय का हाथ रुक गया, अगले ही पल वो फिर अपना काम करते हुए बोला, लास्ट मीटिंग कब है? हुकुम सा 10.30 आपकी लास्ट मीटिंग है, उसके बाद आप फ्री है। मनन ने हुकुम सा के सवाल का जवाब देते हुए बोला। हम इतना बोल आद्रय अपना काम करने लगा। मनन भी केबिन से निकल गया। वो अपने केबिन में जाकर अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया जिस पर इरिटेटिंग मेन लिखा था। मनन ने एक गहरी सांस ली और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से किसी लड़के ने कहा, बोल। क्या कहा? तेरे उस मॉन्स्टर बॉस ने। बोलना चुप क्यों है अबे, बोल। मनन ने झुंझलाहट के साथ कहा, अगर आप चुप हो तो मैं कुछ बोलूं? तारांकन, मैं बिल्कुल चुप हूं, कब से तुम ही बोले जा रहा है। देख मैं तो अभी भी चुप हूं, कब से तो तुम ही बोल रहा है। उस लड़के ने कहा, हुकुम सा ने आने से मना कर दिया है, वो नहीं आएंगे। उन उद्धरण चिन्ह। मनन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उस लड़के ने कहा, उस मॉन्स्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यानी शिव चौहान को मना करने की। मैं मनन ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया और खुद से बोला, ही इज वेरी इरिटेटिंग मैन। इतना बोल वो अपने काम में लग गया। पेरिस, डिज्नीलैंड पार्क। पिछले 3 घंटों से रियांश काहिरा को अपनी पीठ पर लेकर उसे अलग अलग राइड करवाने में लगा है। रियांश की हालत ऐसी है जैसे अगर उसने एक कदम भी उठाया तो वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाएगा। काहिरा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर भी अनदेखा किए जा रही है। रियांश एक जगह बैठकर बोला, एंजल अब तो किसी और के पास चली जाओ, देखो तुम्हारा प्यारा सा भाई कितना थक गया है। रियांश की बात को फुल इग्नोर करते हुए काहिरा बोली, भाई चलो मुझे और भी राइड लेनी है।
रियांश ने बेचारी सी शक्ल बनाकर ऋत्विक को देखा। रियांश की शक्ल देखकर ऋत्विक बोला, एंजल आपकी भूख लगी होगी ना, चलो चलकर कुछ खाते हैं। खाने का नाम सुनते ही काहिरा झट से मान गई और सबको छोड़कर कर पार्क में ही बने रेस्टोरेंट में चली गई। सबने एक साथ अपना सिर हिला दिया और वो सब भी उसके पीछे चले गए। सबने आकर देखा काहिरा 4 सीट वाली टेबल पर बैठी है। उसकी पूरी टेबल खाने से भरी और वो भूख की तरह खाना खाने में लगी थी। सभी लोग उसके पास आकर बैठ गए। रियांश ने एक बर्गर उठाना चाहा लेकिन उसकी फूटी किस्मत काहिरा की नज़र उस पर पड़ गई। काहिरा ने एक स्पून फेंककर रियांश के हाथ पर मारा। रियांश ने मुंह बनाकर कहा, एंजल प्लीज खाने दे ना, एक तो तुम्हें अपनी पीठ पर घुमा घुमाकर थक गया, एक बर्गर ही तो ले रहा हूँ, वैसे यहाँ कितना सारा खाना रखा है, तुम नहीं खा पाओगी यह सब। काहिरा ने मुंह में पेस्ट्री भरते हुए कहा, मेरे खाने को हाथ भी नहीं लगाना, अगर आपको भूख लगी है तो दूसरा मंगा लो, एक तो मैंने थोड़ा सा खाना मंगवाया है उसमें भी आप ले रहे हो, सेम ऑन यू। राम बोला, एंजल हम मंगा तो लेंगे लेकिन रखेगी कहाँ? काहिरा तपाक से बोली, हाथ में। ऋत्विक ने तीनों को इग्नोर कर वेटर को बुलाया। ऋत्विक ने वेटर को खाली प्लेट ले जाने को कहा और खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में वेटर खाना लेकर आया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि जब वो खाली प्लेट्स लेकर गया था तब आधी प्लेट्स में खाना था, लेकिन जब वो खाना लेकर आया तब सारी प्लेट्स खाली थी। बेचारा वेटर खाना सर्व करना ही भूल गया। ऋत्विक ने जब देखा कि वेटर काहिरा को देख रहा है तो उसने थोड़ी रुड वॉइस में कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, खाना सर्व करो और जाओ यहाँ से। वेटर जल्दी से खाना सर्व करके वहाँ से निकल गया। काहिरा ने देखा उसका खाना खत्म हो गया तो उसने राम के आगे से उसका पिज्जा उठाकर खाने लगी। राम का मुंह बन गया लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ कहा तो आज पूरा दिन उसे खाना नहीं मिलेगा। राजस्थान। एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, अरे कुशल, कितना मारोगे उसे, वो मर जाएगा। तारांकन राणा, तू कहीं इसके साथ तो नहीं जो तू उसे छोड़ने को बोल रहा है? मैं हुकुमसा को बताऊंगा, कुशल ने उस आदमी को छोड़ते हुए कहा। तारांकन, हुकुमसा खुद आ रहे हैं, चल बाहर, इसकी सजा हुकुमसा खुद सुनाएंगे, इसे भी तो पता चले इसने किसे धोखा दिया। आज तक इसने हुकुमसा की क्वालिटी के बारे में सुना है, आज देखेगा भी, बोलकर राणा कुशल की बाहर लेकर जाने लगा। वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, नहीं रुक जाओ, मुझे मार दो, मैं उस हैवान के हाथों से नहीं मरना चाहता है, मुझे मार दो। राणा जाते हुए बोला, धोखा तूने उसी हैवान को दिया है, सो बी रेडी हैवान की हैवानियत देखने के लिए। बोलते हुए वो दोनों वहां से निकल गए। वो आदमी चिल्लाता ही रह गया, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। रात का घना अंधेरा छा गया। जंगल के अंदर एक विला जिस पर बड़े ही सुंदर और डरावने तरीके से हेल विला लिखा हुआ था, उस विला के अंदर 15 गाड़ियां आकर रुकी। एक गार्ड ने बीच वाली कार का दरवाजा खोला, उसके अंदर से एक शख्स नेवी ब्लू कलर का टैक्सिडो पहने हुए बाहर निकला। गार्ड ने उस शख्स को ग्रीट करते हुए बोला, प्रणाम हुकुमसा। हुकुमसा जैसे जैसे आगे चलता गए सब उन्हें ग्रीट करते गए, लेकिन हुकुमसा ने किसी को बिना जवाब दिए अंदर चले गए। जैसे ही वो विला के अंदर एंटर हुआ, राणा और कुशल ने उसे ग्रीट किया और बोले, हुकुमसा वो उस कमरे में है। आद्रेया बिना कुछ बोले उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है, उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। आद्रेया जाकर अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। उसने राणा की तरफ देखा, राणा सिर झुकाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसके हाथ में एक ठंडे पानी की बकेट थी। उसने सारा पानी उस आदमी के ऊपर डाल दिया। वो आदमी चिल्लाते हुए होश में आया। होश में आते ही उसकी नज़र सामने बैठे आद्रेया पर गई, उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह गई। हुकुमसा ने कुशल को कुछ इशारा किया। कुशल ने अपनी जेब से एक कांच का डब्बा निकाला, उस डिब्बे में अजीब से दिखने वाले कीड़े थे। कुशल ने वो कीड़े उस आदमी पर डाल दिया। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये कोई आम कीड़े नहीं थे, ये कीड़े अगर किसी को एक बार काट ले तो उसका मांस निकालकर ही छोड़ते हैं। ये कीड़े स्पेशली बाहर से मंगवाए गए थे। आद्रेया जाते हुए बोला, इसे इसके खरीदार को गिफ्ट कर देना। राणा और कुशल ने एक साथ कहा, जी हुकुमसा। आद्रेया वहां से चला गया। आद्रेया के वहां से जाने के बाद राणा और कुशल अपने काम में लग गए। आद्रेया सीधा महल के लिए निकल गया। जब आद्रेया महल के अंदर आया तो उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठे एक लड़के पर गई। वो लड़का सोफे पर पसर कर सो रहा था। आद्रेया ने उस लड़के को एक लात जड़ दी। वो लड़का धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। वो लड़का हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, किस कमीने की मौत आई है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए उसकी नज़र आद्रेया पर गई। उसे देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगा और बोला, तू है, हमें लगा पता नहीं कौन है, वैसे तू अब तक कहाँ था, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा। तू यहाँ क्या कर रहा है, काम क्या है वो बोल। हुकुमसा ने उस लड़के की सारी बातों को इग्नोर कर बोले। वो लड़का बोला, तू मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है, मेरी शिव चौहान की, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ यार, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बाय द वे मैंने तुझे बुलाया, तू आया क्यों नहीं, और तूने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, तू कितना बुरा है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आद्रेया अपने रूम की तरफ जाते हुए बोला,
ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं। शिव उसके पीछे भागते हुए बोला, तू सच में पत्थर दिल है, तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना मुझसे देखना, जिस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी ना मैं भी तेरा फोन नहीं उठाऊंगा। आद्रया बाथरूम में जाते हुए बोला, मेरा इतना बुरा दिन कभी नहीं आएगा। शिव बाथरूम का दरवाजे को घूरते हुए कहा, आएगा एक दिन, ऐसा जरूर आएगा। एक लाचार दोस्त का तुझे श्राप है, तुझे एक ऐसी लड़की मिले जो तुझे अपने सामने झुका सके, तेरे ईगो को अपनी जूती तले रौंद सके, तुझे तेरे घुटनों पर ले आए, तुझे अपने सामने भीख मांगने पर मजबूर कर सके, तुझे अपने पीछे दौड़ाए, तू उसके लिए तड़पे रोए, उसके बिना तेरा सांस लेना मुश्किल हो जाए, उसके बिना तेरा नींद चैन सुकून सब छीन जाए, ये श्राप है मेरा। आद्रया बाहर आते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा दिल दिमाग आफ्टर ऑल मेरे बॉडी का हर ऑर्गन मेरे कंट्रोल में है। बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। एक सर्वेंट आया और खाना लगा कर चला गया। शिव भी एक चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, जब प्यार होगा ना तब तुझे पता भी नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा ना तब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखेंगे, लेकिन मुझे भी पता है ऐसा कभी नहीं होगा, आद्रया ने खाना खाते हुए बोला। आई चैलेंज यू, तुझे 3 महीने के अंदर प्यार हो जाएगा और फिर शुरू होगा मेरा श्राप, देखना फिर आएगा तू रोते हुए मेरे पास। शिव ने खाना खाते हुए कहा। रात के घने अंधेरे में एक औरत बदहवास सी भागी जा रही थी। भागते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उस औरत के कपड़े और हाथ पैरों पर भी मिट्टी लगी है। उसके पीछे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। अंधेरा गहरा होने की वजह से उनमें से किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तभी किसी ने उस औरत के सिर पर किसी चीज से वार किया। उस औरत की आंखें भारी होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। वो सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गई। आद्रया अचानक अपनी नींद से उठा। वो पूरा पसीने में लथपथ था। आद्रया ने खुद से कहा, ये फिर से क्या मतलब है इसका। आद्रया अपना सिर बेड के क्राउन से टिकाकर बैठ गया। यह आज का नहीं, रोज का था। आद्रया जब भी सोता उसे ऐसे ही सपने आते। वो मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पाता। वो वजह आपको आगे पता चलेगी। आद्रया ने टाइम देखा तो सुबह के 4 बजे थे। वो उठा और फ्रेश होकर जिम चला गया। 2 घंटे बाद आद्रया जिम से आया। वो नहा धोकर ड्रेसअप होकर ऑफिस के लिए निकल गया। पेरिस। आज फिर से दोनों भाई अपनी प्यारी एंजल को जगाने में लगे थे। रियांश बोला, एंजल उठ जा, देख तेरी बेस्टी आई है, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या, देख वो कब से तेरा इंतजार कर रही है, उठ जा। काहिरा कसमसाते हुए उठी और बोली, भाई अब हम कुछ ही दिन में दिल्ली जाने वाले हैं, फिर मैं वहीं रहूंगी, तो फिर मैं कॉलेज क्यों जाऊं। ऋत्विक काहिरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोला, तारांकन एंजल आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, बस आज चले जाओ, फिर मत जाना, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारी बेस्टी तुम्हारा वेट कर रही है। इतना बोल वो दोनों नीचे चले गए। थोड़ी देर में काहिरा तैयार होकर नीचे आए। उसने देखा सोफे पर 20-21 साल की एक खूबसूरत लड़की बैठी उसी का इंतजार कर रही है। काहिरा भागकर उसके पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, अनी जल्दी चल, फिर जल्दी वापस आना है, तुझे पता है मैंने हमेशा के लिए दिल्ली जाने वाली हूँ, तू भी चलेगी ना मेरे साथ। ऋत्विक बोला, अनिका एंजल का ध्यान रखना और तुम भी तैयार रहना, तुम भी हमारे साथ दिल्ली जाना है। अनिका ने कहा, ठीक है भाई, अब हम जाए। ऋत्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिका बोली, चल कहू। इतना बोल वो उसे लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। उन दोनों के जाने के बाद ऋत्विक और रियांश भी ऑफिस के लिए निकल गए। राजस्थान, जोधपुर। एक आलीशान महल में एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों को देखा, फिर सिर झुकाकर बोला, कुंवर सा आपके नाम से एक पार्सल आया। उस आदमी ने उस नौकर से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। थोड़ी देर में सभी लोग हॉल में आए। उन सब ने हॉल में देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। एक मध्यम वर्गीय उम्र की औरत ने कहा, अमर बेटा ये किसने भेजा है। अमर बोला, पता नहीं माँ, किसने भेजा है। अमर के पिता अशोक कुमार बोले, बेटा खोलकर तो देखो आखिर किसने और क्या भेजा है। अपने पिता की बात पर उसने हाँ में सिर हिलाया और उस गिफ्ट पर लगे रिबन को खोल दिया। गिफ्ट के खुलते ही सबकी एक साथ चीख निकल गई। डब्बे में एक लाश पड़ी थी जिसका मांस निकला हुआ था, उसके शरीर पर एक भी खाल नहीं थी। सबकी आंखें बंद हो गई। अशोक जी ने तेज आवाज में नौकरों को कहा, इसे लेकर जाओ यहाँ से। अशोक जी के कहने पर नौकर अपने काम में लग गए। अशोक जी ने अमर से कहा, ये सब क्या है और यह किसने भेजा है। अमर ने गुस्से और नफरत से कहा, और किसने भेजा होगा पापा, उसी आद्रय प्रताप सिंह ने, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमर की बहन मोनिका ने कहा, भाई साहब कुछ करते क्यों नहीं उसका, या फिर मैं ही करूं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना है मैं करूंगा। अगर उसे अपने पैदा होने पर अफसोस नहीं हुआ तो मेरा नाम भी अमर अशोक कुमार नहीं। अमर ने नफरत भरे शब्दों में कहा। मोनिका ने अपने भाई से कहा, भाई साहब हमारे पास एक आइडिया है उसकी बर्बादी का। तारांकन, और वो क्या है। अमर ने मोनिका की बात पर कहा,
मोनिका अमर को अपना आइडिया बताने लगी। जैसे जैसे अमर मोनिका का आइडिया सुनता जा रहा था, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी। अमर मोनिका का पूरा आइडिया सुनकर कहा, मोना तुम सच में मेरी ही बहन हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देख शैतानों की तरह मुस्कुराने लगे। जैसलमेर आद्रय अपने केबिन में बैठा अपने काम में लगा था। उसका केबिन का डोर नॉक हुआ। आद्रया ने कम इन कहा। राणा अंदर आया। राणा ने आद्रया को ग्रीट करते हुए आगे कहा, हुकुम सा काम हो गया क्या? आप उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं? आद्रया ने अपना काम छोड़कर राणा की तरफ देखा। राणा को उसका जवाब मिल चुका था। राणा ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया। वो वीडियो अमर और उसके घर वालों का था। वीडियो देखते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वीडियो पूरा होते ही उसने कहा, इस पर नजर रखो, यह अब चुप बैठने वाला तो है नहीं। राणा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ बोलने को हुआ उससे पहले एक बार फिर केबिन का डोर नॉक हुआ। आद्रया ने कम इन कहा तो मनन अंदर आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल आद्रया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर यह आज की मीटिंग की फाइल, मैंने सारे करेक्शन सही कर दिए, अब आप इसे पढ़कर इस पर साइन कर दीजिए। आद्रया ने मनन से कहा, आरआर कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ पता चला? मनन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं सर, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, उनका नाम तक नहीं, उन्हें सब आरआर कहकर बुलाते हैं, बहुत कम लोग हैं जिसे उनके नाम पता है, हमें तो ये भी नहीं पता चला कि उनकी उम्र कितनी है। इतना बोल वो चुप हो गया। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, लगता है इनके साथ काम करके मजा आने वाला है। एक काम करो, उन्हें इन्फॉर्मेशन निकलवाना बंद करो, अब तो मैं उनसे डायरेक्ट मिलूंगा। उसने राणा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? राणा ने डरते हुए कहा, हुकुम सा हमें भी कुछ पता नहीं चला, हमारे पास उनकी बहुत पुरानी तस्वीर है तो उस तस्वीर के जरिए उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, आपको 15 दिन के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आद्रया ने एक नज़र गुस्से से राणा को देखा और बोला, अगर मुझे 15 दिन के अंदर उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। राणा ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। राणा और मनन भी कुछ और बातें करके केबिन से बाहर निकल गए और वो फिर अपने काम में लग गया। पेरिस आरआर कॉर्पोरेशन। रियांश और ऋत्विक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन हुआ। जैक और जॉनी अंदर आए। जैक ऋत्विक को एक फाइल देते हुए बोला, सर यह वो फाइल है जो आपने मंगानी थी। जैक की बात पूरी होते ही जॉनी बोला, सर मैंने मिस्टर आद्रय प्रताप सिंह के बारे में पता किया है सर, वो राजस्थान के हुकुमसा है, जैसलमेर उनकी रियासत है, वो प्रताप इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चला। ऋत्विक और रियांश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की नज़रों में कुछ तो अजीब था। ऋत्विक ने कहा, हम ऋत्विक की बात पूरी होने से पहले ही रियांश बोला, उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उनसे डायरेक्ट मिलेंगे। ऋत्विक और रियांश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। शाम होने को आई थी। ऋत्विक और रियांश घर के लिए निकल गए। जब वो घर आए तो वहां शांति पसरी हुई थी। उन दोनों को कुछ अजीब लगा क्योंकि काहिरा और शांति एक साथ कभी नहीं। वो दोनों अंदर गए तो सोफे पर राम अपना सिर पकड़े बैठा था। जैसे राम की नज़र उन दोनों पर पड़ी, राम भागते हुए उनके पास गया और बोला, सर अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी जाए और एंजल को मनाए, वो जब से आए हैं मुंह फुलाए बैठी है। लेकिन क्यों? दोनों ने एक साथ कहा। तारांकन आप भूल गए, आज एंजल का रिजल्ट आया है और वो सबसे पहले यह बात हमेशा आप दोनों को बताती है। एक तो आप दोनों जल्दी घर न नहीं आए, ऊपर से अपना फ़ोन भी ऑफ कर लिया। अब मनाए उसे क्योंकि आप दोनों को पता है वो आसानी से मानने वालों में से नहीं है। राम की बात सुनकर दोनों काहिरा के कमरे की तरफ भागे। काहिरा बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसने रैबिट वाले शॉर्ट्स पहने थे जिनमें वो एक क्यूट रैबिट लग रही थी। दोनों ने जैसे ही उसे देखा दोनों घबराने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी एंजल, माफ कर दो अपने भाइयों को, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, पक्का। काहिरा ने कुछ नहीं कहा, वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। ऋत्विक ने उसे सच बताते हुए कहा, एंजल तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द दिल्ली जाना है, तो बस हम सारे का जल्दी जल्दी करने में लगे थे, पहली गलती समझकर माफ कर दो। वो उठकर बैठ गई और दोनों को घूरने लगी। उसे इस तरह घूरता पाकर दोनों डरने लगे। रियांश ने हिम्मत करके कहा, एंजल माफ कर दो, देखो हम इतना बिजी थे फिर भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, अगर तुम नाराज रही तो सब वेस्ट हो जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। फाइनली काहिरा ने कुछ कहा, पहली गलती समझकर माफ कर रही हूँ, अब जल्दी से मुझे मेरा सरप्राइज दो। तुम रुको, पहले हम फ्रेश हो जाए, बस 10 मिनट में आए, रियांश ने कहा तो काहिरा ने हाँ में सिर हिला दिया। बाहर आते ही ऋत्विक ने रियांश से कहा, ये तुम कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे जिसके बारे में मुझे नहीं पता। रियांश ने जवाब देते हुए कहा, जब आप एंजल से बात कर रहे थे ना, तब मैंने राम को मैसेज कर तैयारी करने को बोल दिया था, अब जल्दी चलिए, बस 8 मिनट बचे हैं। दोनों अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए।
कुछ देर बाद काहिरा गार्डन के पिछले हिस्से में खड़ी थी और बच्चों की तरह हर एक चीज बहुत ध्यान से देख रही थी। चारों तरफ दीप और कैंडल्स जल रही थी, पेड़ों की टहनियों पर जले हुए लैंप टंगे थे, सेंटर में टेबल और चेयर लगे थे जिस पर काहिरा की पसंद का खाना रखा था। ऊपर आर्टिफिशियल बटरफ्लाई और जुगनू उड़ रहे थे, जमीन पर फूल बिछे थे। तारांकन कैसा लगा? रियांश के पूछने पर काहिरा उसके गले लगते हुए बोली, बहुत अच्छा लगा भाई। ऋत्विक नाराज होते हुए बोला, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। उसके इस तरह कहने से वो मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। राम बोला, ये तो सरासर नाइंसाफी है, सारी तैयारियां तो मैंने की है ना और आप सब मुझे ही भूल गए। इट्स वेरी बैड। राम के बोलने से ऋत्विक और काहिरा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। ऋत्विक ने अपनी बाहें फैला दी, उसने दोनों को अपने पास आने का इशारा किया। दोनों भागते हुए उसके गले लग गए। वो चारों आज बहुत खुश थे अपने इस एडोरेबल मोमेंट से। चारों खाना खाकर सोने चले गए। पेरिस, आज से काहिरा का कॉलेज जाना बंद हो गया था तो वो राम के साथ सब के लिए गिफ्ट्स खरीदने चली गई। रियांश और ऋत्विक को भी अपना काम फिनिश कर रहा का काम किसी को हैंडओवर भी करना था तो वो ऑफिस चले गए। पेरिस के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में काहिरा राम और अनिका के साथ शॉपिंग करने में लगी थी। उसने अनिका को रास्ते पिक कर लिया था। काहिरा अपनी मस्ती में थी। अनिका और राम काहिरा को संभालने में लगे थे कि कहीं वो गिर न जाए। उन तीनों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि एक लड़कों ग्रुप कब से उनका पीछा कर रहा है। काहिरा वुमन सेक्शन की तरफ जाते हुए बोला, अनी चलो आज मैं तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े दिलाती हूँ, फिर तुम बहुत सुंदर लगोगी लाइक ए प्रिंसेस, चलो जल्दी। राम वुमन सेक्शन के बाहर आकर खड़ा हो गया क्योंकि वुमन सेक्शन के अंदर जेंट्स का जाना मना था। कुछ देर बाद राम के फोन की रिंग बजी। राम बात करने के लिए साइड में चला गया। राम को जाता देख लड़कों का ग्रुप अंदर चला गया। वहां की स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन उन सबका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनमें से एक लड़के ने कहा, है ब्यूटीफुल, विल यू गो विथ मी? काहिरा अपने में मगन थी, उसने उन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अनिका की नज़र उन पर पड़ गई। उसने काहिरा से कहा, एंजल चलो यहाँ से, हम फिर कभी शॉपिंग कर लेंगे, मेरे लिए चल यहाँ से। लेकिन काहिरा तो काहिरा थी, वो वही करती थी जो उसका मन करता था। उन लड़कों में से दूसरे लड़के ने काहिरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, व्हाट्स योर नेम? उसने पलट कर देखा तो वहां 5 लड़के उसे घेरे खड़े थे। काहिरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मे आई हेल्प यू? तीसरे लड़के ने कहा, यू कम विथ अस, वी विल मेक यू वेरी हैप्पी। राम अपना फोन कट करके वापस आया। उसने अंदर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे काहिरा का चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उसकी बेग जरूर देख ली। वो जल्दी जल्दी वुमन सेक्शन की ओर कदम बढ़ा दिया। अंदर चौथे लड़के ने कहा, यू आर सो सेक्सी ब्यूटीफुल, लेट्स कम विद अस। काहिरा के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। राम जल्दी से अंदर आया। उसने काहिरा को अपनी तरफ जल्दी से खींचकर अपनी तरफ किया और बात बदलते हुए बोला, एंजल मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए चॉकलेट्स भी लेनी चाहिए, वरना वहां तुम्हें अपनी फेवरेट चॉकलेट्स नहीं मिलेगी। काहिरा का माइंड डाइवर्ट करके उसे अनिका के साथ वहां से भेज दिया। राम ने अपना फोन निकालकर एक मैसेज टाइप कर किसी को सेंड कर दिया। उसके बाद उसने उन लड़कों की तरफ देखकर कहा, तो बताओ किस किस को खुजली चल रही है, जल्दी जल्दी आ जाओ। वो क्या है ना, अगर मुझे ज्यादा देर लगी ना तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मैं अपना बुरा बिल्कुल भी नहीं करता, जल्दी आओ। राम के कहते ही वो लड़के एक साथ राम पर टूट पड़े। 2 मिनट के अंदर ही वो सारे लड़के जमीन पर पड़े कराह रहे थे। राम वहां से काहिरा के पास चला गया। राम के जाते ही वहां 10 से 11 बॉडीगार्ड्स आए और उन लड़कों को अपने साथ लेकर चले गए। राजस्थान, आद्रया अपने किसी मीटिंग के लिए होटल में जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई। मनन जल्दी से बाहर निकला और सामने वाली गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसने देखा ड्राइविंग सीट पर एक लड़की है, बैठी है, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मनन ने उस लड़की का चेहरा उठाकर देखा तो वो चौंक गया। वो भागकर गाड़ी की तरफ आया। उसने विंडो पर नॉक किया। आद्रया ने विंडो नीचे किया तो मनन बोला, हुकुम सा, हमारी गाड़ी का जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो अमर कुमार की बहन मोनिका है, वो बेहोश हो गई है। उसने बिना किसी भाव के कहा, ओके, उसे किसी गार्ड के साथ हॉस्पिटल पहुंचा दो और उसके घर वालों को फोन कर दो, अब जल्दी चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। मनन ने हाँ में सिर हिला दिया और एक गार्ड को कॉल करके सब समझा दिया और गाड़ी लेकर होटल के लिए निकल गया। रात का वक्त हॉस्पिटल, मोनिका के सारे घर वाले उससे मिलकर जा चुके थे। अब वहां अमर और मोनिका ही बचे हैं। मोनिका ने गुस्से में कहा, भाई उसकी वजह से हमारा सारा प्लेन खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, प्लेन नहीं तो प्लेन भी जरूर कामयाब होगा। अमर ने उसे शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बहना, पहले आराम करो, उसके बाद जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोनिका ने सिर हिला दिया और आराम करने लगी। पेरिस, विला के पिछले हिस्से के एक कमरे में ऋत्विक, रियांश और राम बैठे हुए अपने सामने पड़े लड़कों को देख रहे थे। वो 5 लड़के आधी बेहोशी की हालत में पड़े थे। रियांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और पास में रखा गर्म पानी उन 5 के ऊपर डाल दिया।
गर्म पानी गिरते ही पांचों चिल्लाते हुए उठे। उनके होश में आते ही ऋत्विक ने उनमें से एक के बालों को खींचते हुए बोला, तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है, जिसे आज तक हमने इस दुनिया की दुनियादारी से दूर रखा, हमने जिसे आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तूने उससे बदतमीजी की, अब तुम सबको मरने से कोई नहीं बचा सकता। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, You don't know who am I. If my father finds out he won't leave you. I know very well who you are, but you don't know who I am. Well, let me tell you for your information, your family has come on the road and so have you people, and yes, on one more thing, they do not care if you all live or die, so congratulations, you all are dying a very bad death is about to die. रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों उस कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने जाते वक्त गाइस को इशारा किया। कुछ देर में उनके कानों में दर्दनाक चीखें पड़ने लगी। जैसे जैसे वो चलते गए उनकी चीखें उन तक पहुंचना बंद हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। काहिरा सबके साथ एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वो सब प्राइवेट प्लेन से जाने वाले थे। वो सभी चेक इन कर रहे थे, तभी एक 50 से 55 साल का एक मोटा सा आदमी काहिरा से टकरा गया। काहिरा उससे सॉरी कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही वो आदमी बोला, ए लड़की, तुम देखकर नहीं चल सकती, जो तुम मुझसे टकरा गई, टकराई तो टकराए, मुझसे सॉरी भी नहीं कहा, पता नहीं तुम जैसे थर्ड क्लास लोग कैसे एयरपोर्ट में घुस आए। काहिरा गुस्से से बोली, ए मोटू अंकल, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहने वाली थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, लेकिन आपको मुझे जरूर सॉरी कहना होगा। सॉरी, और वो भी तुमसे, तुम जैसे लोग तो मेरी जूती साफ करते हैं। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना बोल वो आदमी काहिरा को थप्पड़ मारने को हुआ। उस आदमी को खुद पर हाथ उठाता देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। थप्पड़ काहिरा को पड़ता उससे पहले ही किसी ने मजबूती से उस आदमी के हाथ को पकड़ लिया। उस आदमी ने सिर घुमाकर देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई, क्योंकि उसके सामने एक ऑफिसर खड़ा था। वो ऑफिसर एक इंडियन था। उसने काहिरा की तरफ देखा और कहा, है बच्ची, क्या तुम इस इंसान को जानती हो? काहिरा ने मासूम सा चेहरा बनाया और न अपना सिर हिला दिया। ऑफिसर ने एक गुस्से भरी नज़र उस आदमी पर डाली। उसके बाद मुस्कुराते हुए काहिरा से मुस्कुराते हुए पूछा, बच्ची, क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ क्या हुआ था? काहिरा ने हो में सिर हिला दिया और ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। ऑफिसर ने उस आदमी को देखकर गुस्से से बोला, सॉरी बोलो उसे। उस आदमी ने काहिरा से सॉरी कहा तो ऑफिसर ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? खो गई तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ है? वो बसा ही रहे, मैं उनसे छुपकर यहाँ आ गई। इतना बोल वो जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर कहा, थैंक यू भाई मुझे बचाने के लिए। काहिरा को उसके भाई दिख गए तो वो उनके पास चली गई। ऑफिसर नम आंखों से मुस्कुराते हुए काहिरा को देखने लगा। उसने खुद से कहा, भाई। ऋत्विक ने काहिरा को गले लगा लिया और बोला, एंजल, पता है हम सब कितना डर गए थे, चलो अब चलते हैं। थोड़ी देर में वो सब प्लेन में बैठ गए और उनका प्लेन टेक ऑफ कर गया। राजस्थान, तारांकन हुकुम सा जेट रेडी है, चले? मनन ने आद्रया से कहा तो आद्रया ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में आद्रया, मनन और बाकी गाइस के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। दिल्ली दिल वालों का शहर, या ये कहे कि दिल फरेबों का शहर। अब देखना यह है कि यह शहर किसके साथ दिल लगी करता है और किसके साथ दिल फरेबी। कुछ घंटों की लंबी फ्लाइट के बाद दोनों की फ्लाइट लगभग एक साथ ही थी। मनन ने रियांश को कांटेक्ट किया तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करने का फैसला किया। ऋत्विक ने काहिरा से कहा, एंजल, हम कुछ देर में आ जाएंगे, तुम राम के साथ रहना और कोई बदमाशी नहीं होगी। काहिरा ने मासूमियत से कहा, भाई मैं कहा कोई बदमाशी करती हूँ, वो तो सामने वाले की गलती होती है, मैं तो बहुत मासूम हूँ। काहिरा की बात सुनकर ऋत्विक मुस्कुराने लगा। ऋत्विक और रियांश एयरपोर्ट पर बने एक कमरे में चले गए। दोनों पार्टी लगभग एक साथ ही वहां पहुंचे थे। कमरे आद्रया, मनन, ऋत्विक और रियांश आमने सामने बैठे थे। सब एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे थे। आद्रया, ऋत्विक और रियांश आपस में हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंह, आई एम ऋत्विक सिंघानिया, सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ आरआर कॉर्पोरेशन। ऋत्विक के बोलते ही रियांश बोला, एंड आई एम रियांश सिंघानिया, जूनियर प्रेसिडेंट ऑफ आरआर कॉर्पोरेशन। आद्रया दोनों से हाथ मिलाते हुए बोला, आद्रया प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ प्रताप इंडस्ट्री एंड हिज माय सेक्रेटरी मनन। हम कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद हम वो साइट भी देख आएंगे। वो सभी एक अपने अपने पाने सामने रखने लगे। इधर काहिरा ने राम से जिद करते हुए कहा, राम भाई चलो ना, बाहर चलते हैं, कितने साल हो गए दिल्ली को देखे हुए, उसकी हवा में सांस लिए, प्लीज भाई चलिए ना। लेस दिन राम ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम अपने लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर ही लोगी, तो जब तक सर नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी। काहिरा ने आंखों में शरारती चमक लिए बोली, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लो। राम कुछ समझ पाता उससे पहले काहिरा वहां से एक सीट की तरफ भाग गई। राम उसे रोकते हुए उसके पीछे भागने लगा।
काहिरा भागते हुए बाहर की ओर आ गई। वो एक बार फिर किसी से टकरा गई। सामने वाला धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही कुछ लोगों ने आकर उसे घेर लिया। वो उसे मारने को हुआ तो काहिरा ने उन सबको रोकते हुए कहा, अरे अरे रुक जाओ, आप लोग इसे मार क्यों रहे हो। एक लड़के ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, यह एक बुजुर्ग का पर्स चुरा कर भागा है, ऐसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सभी लोग उसे एक बार फिर मारने को हुआ तो काहिरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, एक मिनट रुके। उसने उस चोर को खड़ा किया, उसके हाथ से पर्स लेकर उस बुजुर्ग को दे दिया। उसने उस चोर से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप चोरी क्यों करते हैं, आप कोई काम भी तो कर सकते हैं ना। उस चोर ने नजरें झुका ली और बोला, मैं खुद से ही चोरी नहीं करता, मेरी मजबूरियां मुझे चोरी करने पर मजबूर करती है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका जॉब के लिए, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। अब घर वालों का पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बस इसलिए मैं चोरी करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, काहिरा ने पूछा तो उस चोर ने कहा, अजय व्यास। काहिरा ने राम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम कल अपना रिज्यूमे लेकर आरआर कॉर्पोरेशन में जाकर अपना इंटरव्यू दे देना, तुम्हें वहां जॉब मिल जाएंगी, ऑल द बेस्ट। बोलते हुए उसने एक कार्ड अजय को दे दिया। अजय नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आप मेरी लाइफ में एक एंजल बनकर आए हैं। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोलकर वो वहां से चला गया। मीटिंग को 1 घंटा होने को आया था। मीटिंग ओवर होने को आई थी। एक बार फिर एक दूसरे से हैंडशेक कर सब बाहर की ओर निकल गई। बाहर आकर ऋत्विक ने देखा कि वहां ना तो काहिरा है ना ही राम। ऋत्विक और रियांश दोनों को ढूंढने लगे। आद्रय और मनन बाहर की ओर चले गए। आद्रय अपनी कार में बैठने को हुआ, तभी उसकी नज़र एक जगह से आकर ठहर गई। एक लड़की सड़क पर एक पप्पी को पकड़ने के लिए भाग रही थी। पिंक डंगरी पैरों में सैंडल, उसके लंबे काले और घने बालों की आगे 2 चोटियां बनी थी, बाकी के बाल खुले हुए थे। उसके बालों में पिंक कलर की बटरफ्लाई क्लिप लगी थी। वो एक क्यूट रैबिट लग रही थी। उसकी वो खूबसूरत गहरी काली आंखें जिनमें तारों से भी ज्यादा चमक है, वो उनमें खोसा गया। उसने उस पप्पी को गोद में उठा लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, तुम्हें बीच सड़क पर क्यों भाग रहे हो, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो। उसने अभी इतना कहा ही था कि उसे तेज हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो अपनी जगह जैसे जम सी गई। उसके सामने से एक डंपर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आद्रय उसकी तरफ भागने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आद्रया ने ये देख अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था ये तो उसे भी नहीं पता। उसने उस लड़की के फोरहेड पर किस किया और बोला, एंजल मैंने तुमसे कहा था कि तुम अंदर ही रहोगी, लेकिन तुमने फिर से अपनी ही मनमानी की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब का क्या होता, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम हम सब की जिंदगी में क्या मायने रखती हो। इस बार मैं तुमसे सचमुच नाराज हूँ। ऋत्विक ने नाराजगी से अपना चेहरा घुमा लिया। आद्रया को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इस वक्त उसे ऋत्विक अपना जानी दुश्मन नजर आ रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सब हो क्या रहा है, लेकिन उसे जलन का एहसास हो रहा था। आद्रया से वहां अब और नहीं रुका जा रहा था, इसलिए वो वहां से निकल गया। काहिरा ने ऋत्विक की बांह पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी भाई, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज भाई। काहिरा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा तो ऋत्विक मान गया। उसने काहिरा को कार की तरफ ले जाते हुए बोला, ठीक है चलो अब तक रियांश भी अंदर से आ गया था और राम भी काहिरा की आइसक्रीम लेकर आ गया था। वो सब वहां से निकल गए। सिंघानिया मैंशन। 1 घंटे के सफर के बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया मैंशन में आकर रुकी। मैंशन बहुत सुंदर और आलिशान था कि किसी की भी आंखें चौचिया जाएं। वो चारों मैंशन के अंदर जाने को हुए तो उनके कानों में एक आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। चारों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा और फिर सामने नजर की एक 45 साल की खूबसूरत औरत आंखों में नाराजगी लिए उन्हें ही देख रही थी। उसने खुद को इतना मेंटेन करके रखा था कि वो अभी भी अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। कायरा जी नाराजगी से बोली, तुम चारों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि तुम लोग आने वाले हो, क्या मेरी तुम लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। वो चारों अंदर आने को हुए तो कायरा जी ने उन्हें दोबारा रोकते हुए कहा, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। कायरा जी ने एक नौकर को इशारा किया। वो नौकर जल्दी से एक पूजा की थाल ले आया। कायरा जी ने चारों की आरती उतार कर थाल एक नौकर को दे दिया। उसने दूसरे नौकर की तरफ देखा, उसने एक बाउल उनके आगे कर दिया। कायरा जी ने उन चारों की नजर उतार कर कायरा जी ने उन चारों को अंदर आने को कहा। उन चारों ने एक साथ कायरा जी को गले लगाकर बोले, सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा। पीछे से एक रोबदार आवाज आई, क्या सारा प्यार अपनी माँ पर ही लुटाओगे, देर से नहीं मिलोगे। चारों भागकर अहिर सिंघानिया जी के गले लग गए। अहिर जी ने चारों को फ्रेश होने को कहा। चारों अपने अपने कमरे में चले गए।
सिंगविला पहुंचकर आद्रया ने मनन से कहा, एयरपोर्ट पर जिस लड़की का एक्सीडेंट होने वाला था मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और यह भी पता करो कि ऋत्विक सिंघानिया का उस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है। मनन को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आद्रया अपने रूम की तरफ चला गया। मनन ने खुद से ही कहा, बड़ा अजीब आदमी है, ऐसे तो लड़कियों से ऐसे दूर भागता है जैसे उनमें कांटे लगे हो और अब खुद ही एक अनजान लड़की की जानकारी निकलवाने को बोल रहा है। कहीं इसके दिमाग का स्क्रू तो ढीला नहीं। खुद से ही बातें करते हुए वो भी अपने कमरे में चला गया। आद्रया अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट के कस ले रहा था। उसके बालों से टपकता पानी उसके नेक चेस्ट पर लुढ़कने लगे। वो इस लुक में बहुत हॉट लग रहा था, लाइक ए हॉट माफिया। वो चांद को देखकर खोया हुआ सा बोला, पता नहीं क्यों तुम मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, खासकर तुम्हारी वो आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। क्या तुम वही हो? और हाँ तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ भी या नहीं? और अगर मैं तुम्हें याद हूँ तो तुम्हारा उस ऋत्विक सिंघानिया से क्या कनेक्शन है? क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा, तुम्हें छू पाऊंगा? क्या मैं तुमसे कभी बात कर पाऊंगा? बोलते हुए वो एकटक चांद को निहारे जा रहा था। सिंघानिया मेंशन। काहिरा गार्डन में बने झूले पर बैठी एकटक चांद को निहार रहा थी। तभी वहां कायरात जी और अहिर जी का उसके अगल बगल बैठ गए। अहिर जी ने काहिरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, हमारी एंजल आज इतनी चुप क्यों है? क्या आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा? उसने अहिर जी के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, डेड आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ आकर खुश नहीं हूँ? मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। कायरा जी ने उसके गाल पर हाथ पर रखते हुए बोली, अच्छा तो बताओ ऐसी क्या बात है जिसने हमारी एंजल को परेशान कर दिया है? उसने एक लंबी सांस ली और बोली, ममा डैडी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ एक नई चुनौती मेरा इंतजार कर रही है। शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, जो शायद मेरे लिए आसान नहीं रहने वाली, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। और फिर आप लोग तो हैं ही मेरे साथ, तो फिर मुझे डरने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तारांकन, हमें नहीं पता था कि हमारी एंजल इतनी समझदार हो गई, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी अपना विश्वास मत खोना, हौसला बनाए रखना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कभी भी बात तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आए ना तो उस वक्त तुम चुप बिल्कुल भी नहीं रहोगी, कायरा जी ने काहिरा को समझाते हुए कहा। तारांकन, सारा प्यार एंजल को ही दोगे, हमें नहीं। तीनों ने आवाज़ की दिशा में देखा। रियांश कायरा की साइड जाकर बैठ गया और बोला, मॉम हम भी आपके ही बेटे, हमें भी थोड़ा सा लाड करो, आखिर हम भी इतने सालों बाद आए हैं। ऋत्विक भी अहिर जी के साइड जाकर बैठ गया। राम अभी भी वहीं खड़ा था, सब उसे ही देख रहे थे। कायरा जी से जब रहा नहीं गया तो आखिर उसने बोल ही दिया, राम कब तक वहीं खड़े रहोगे, अपनी माँ के पास नहीं आओगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो, क्या तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानते? राम नम आंखों से सबको देखते हुए जमीन पर कायरा जी के घुटनों के पास बैठकर रोंदी हुई आवाज में बोला, ऐसी बात नहीं है माँ, आप सब मेरा परिवार है। रियांश ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं मानता, हमेशा तो मुझे सर बोलते हो, एक मिनट तुम मॉम डैड, एंजल को मॉम डैड और एंजल बोलते हो, इसका मतलब तुम्हें मुझसे और भाई से ही प्रॉब्लम है, मैं सही कह रहा हूँ ना? सबकी नज़र अब राम पर थी। राम जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मुझे आप दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सच में अपना भाई मानता हूँ। रियांश बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। राम ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रियो। अपना निक नेम सुनकर रियांश के बढ़ते हुए कदम रुक गए। सबकी आंखें इस वक्त नम थी। राम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, तो क्या मुझसे प्रॉब्लम? नहीं भाई, मुझे आप दोनों में से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तो मेरी स्ट्रेंथ हो, आपको देखकर तो मुझे हिम्मत मिलती है। बोलते हुए राम ऋत्विक और रियांश दोनों के गले लग गया। आज इस परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था, आखिर राम ने दोनों को भाई बोल ही दिया। काहिरा अहिर जी और कायरा जी के गले लगकर मुस्कुराते हुए तीनों को देख रही थी। कुछ मिनट तक जब वो तीनों अलग नहीं हुए तो काहिरा ने कहा, क्या आप पूरी रात ऐसे ही रहना है या आप लोग फेविकोल से आपस में चिपक गए हैं? काहिरा के बोलने पर तीनों एक दूसरे से अलग हुए। काहिरा ने तीनों को चिढ़ते हुए कहा, पापा मुझे इन तीनों पर शक हो रहा है, आप इन तीनों से दूर रहिएगा। तीनों चिढ़कर उसे देखने लगी। उनको चिढ़ता देख अहिर जी, कायरा जी और काहिरा तीनों पर हंस रहे थे। तीनों आकर झूले पर बैठ गए। काहिरा अचानक बोली, भाई कल अजय व्यास नाम का लड़का आएगा तो आप उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से जॉब दे देना। ऋत्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। सब एक एक करके अंदर चले गए, लेकिन काहिरा अभी भी वहीं बैठी एकटक चांद को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघविला आद्रया डाइनिंग टेबल पर बैठा मनन को ही घूरे जा रहा था और मनन डरते हुए सिर झुकाए खड़ा था। मनन ने हिम्मत करते हुए कहा, सर आपने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, हमें उसका नाम तक नहीं पता चला। इनफैक्ट हमें उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
मनन की बात सुनकर ब्रेकफास्ट कर रहे आद्रय के हाथ रुक गए। वो गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। वो गुस्से से बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? एक जस्ट ही नहीं करती, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए वरना अपनी कब्र अपने हाथों से खोद लेना। बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया। मनन भी उसके पीछे पीछे चला गया। एपिसोड 6-10 सिंघानिया मेंशन। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋत्विक अहिर जी से बोला, डेट सिंघानिया कॉर्पोरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। बाय द वे, मुझे बस इतना बता दो कि मुझे कंपनी से रिटायरमेंट कब मिलेगी? वो क्या है ना, मैं अब फ्री होना चाहता हूँ, अहिर जी ने तीनों को देखते हुए कहा। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। रियांश ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, डेड मैं और भाई तो अभी आरआर कॉर्पोरेशन संभालेंगे, तो आप एक काम करो ना, अभी राम को अपना काम हैंड ओवर कर दो। वैसे मुझे और भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर राम हमेशा के लिए सिंघानिया कॉर्पोरेशन संभालेगा तो। राम बेचारा सा चेहरा बनाकर सबको देखने लगा और बोला, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे एक ही काम अच्छा लगता है और वो है एंजल का बॉडीगार्ड बनकर रहना, तो मुझसे कोई कंपनी का काम नहीं होगा। अहिर जी ने काहिरा से कहा, एंजल तुम कोई कॉलेज देख लो या फिर मैं ही तुम्हारा एडमिशन करवा दूं। काहिरा ने एक नज़र सबको देखा और बोली, डेड आप ही करवा दो, आई नो यू विल डू गुड फॉर मी। ऋत्विक बाहर जाते हुए बोला, राम तुम डेड की कंपनी जाओगे? डेट्स फाइनल। सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। एक सुनसान जगह पर दो अलग अलग साइडों से 10-12 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से आद्रया, ऋत्विक और रियांश बाहर निकले। वो सभी उस जगह को देखने लगे। आद्रया चारों तरफ देखते हुए बोला, क्या यही वो साइड है? उसके सवाल का जवाब देते हुए ऋत्विक बोला, शायद। हम भी अभी इसे देख रहे हैं। जगह तो अच्छी है, एम्यूजमेंट पार्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तारांकन ठीक है, चलते हैं अब, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है कि काम कहाँ से होगा, प्रताप इंडस्ट्री या आरआर कॉर्पोरेशन? रियांश कुछ सोचते हुए बोला तो आद्रया ने कहा, आई चेक आरआर कॉर्पोरेशन। आद्रया की बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है फिर कल से काम शुरू करते हैं। उसके बाद सब वहां से निकल गए। जोधपुर। अमर अपने पापा और अपनी बहन के पास आते हुए बोला, अभी अभी खबर मिली है कि आद्रया प्रताप सिंह दिल्ली गया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि उसे दिल्ली में ही कहीं दफना देते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? तभी वहां सुमित्रा जी चाय नाश्ता लेकर आ गई। उन्हें आता देख तीनों चुप हो गए। सुमित्रा जी कॉफी टेबल पर चाय नाश्ता रखकर वहां से चली गई। उनके जाते ही अशोक जी ने कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन संभल कर करना, अगर इस बार उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तारांकन डेड यू डोंट वरी, इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसे भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। अमर आंखों में शैतानी चमक लिए बोला। मोनिका दोनों को टोकते हुए बोली, आप लोग मेरी शादी उससे क्यों नहीं कर देते? जीते जी उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए उससे शादी करने के बाद वैसे भी मैं पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा बन जाऊंगी और आप लोग उसके रिश्तेदार। मोनिका की बात सुनकर दोनों सोचने पर मजबूर हो गए। तारांकन तुम दिल्ली के लिए निकल जाओ और उसे अपने जाल में फंसाओ, और अगर वो ना फंसे तो उस पर ऐसा इल्जाम लगाओ कि वो तुमसे शादी करने पर मजबूर हो जाए। अमर ने कहा तो मोनिका खुश होते हुए अपनी पैकिंग करने चली गई। दिल्ली। नेक्स्ट मॉर्निंग मोनिका एयरपोर्ट के बाहर आकर एक कार में बैठ गई और होटल के लिए निकल गई। आज से काहिरा का कॉलेज शुरू होना था। काहिरा ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, भाई अनी एयरपोर्ट से कहाँ चली गई? अब तक नहीं आई, ना ही कोई कॉल। राम ने जवाब देते हुए कहा, वो अपने घर गई है, कुछ दिन में आ जाएगी। ब्रेकफास्ट कर अहिर जी, राम, ऋत्विक और रियांश ऑफिस और काहिरा कॉलेज के लिए निकल गई। काहिरा कॉलेज के लिए निकल रही थी, उसी रास्ते से आद्रया भी आरआर कॉर्पोरेशन के लिए निकल रहा था। जैसे ही दोनों की गाड़ी क्रॉस हुई, आद्रया की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो आसपास नजर घुमाकर देखने लगा, उसे कोई नहीं दिखा तो उसने सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी। काहिरा की कार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर रुकी। काहिरा को लाइमलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अहिर जी से कह के सस्ती सी कार मंगवा ली थी। इसलिए उसकी कार देखकर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही काहिरा नीचे उतरी सबकी नज़र उस पर जैसे ठहर सी गई। ब्लू जीन्स और येली टॉप में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। लड़कियां जलन और लड़के लस्ट भरी नज़रों से उसे देखने लगी। काहिरा ने बिना किसी पर ज्यादा ध्यान दिए अपनी क्लास की तरफ जाने लगी कि किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। काहिरा नजरें घुमा कर देखा, एक लड़का उसका रास्ता रोककर खड़ा है। उसकी आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। वो लड़का अजीब नजरों से काहिरा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे क्लास में जाने के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर काहिरा साइड से निकल गई। एक लड़का जिसका नाम सचिन था वो उस लड़के के पास आकर बोला, क्या बात है रोनी, तूने उस लड़की को जाने क्यों दिया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ऐसा क्या हुआ? रोनी ने अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां से काहिरा गई थी। उसने सचिन को जवाब देते हुए बोला, आज पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो आसमान से उतरी हुई परी लगती है, इसे तो रोनी की रानी बनना होगा।
तारांकन, और अगर वो नहीं मानी तो तब क्या करोगे, क्या पता वो पहले से कमिटेड हो। सचिन ने कहा तो रोनी दांत पिसते हुए बोला, मैं उसे कैद करते कर लूंगा, जब तक वो मुझे अपना नहीं लेंगी, मुझसे प्यार नहीं करने लगेगी, वो उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाएंगी। ये सब बोलते वक्त वो एक साइको लग रहा था। एक पल के लिए तो सचिन भी उसे देख कर गया। सिद्धान्या मेंशन। सभी अपना डिनर कर रहे थे। कायरा जी ने कहा, तुम लोगों को आए हुए इतने दिन हो गए लेकिन एक बार भी मंदिर नहीं गए। सुबह सभी 4 बजे उठ जाना, मंदिर जाना है, और मैं किसी की भी ना नहीं सुनने वाली। सब एक दूसरे की तरफ देख कंधे उचका दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे सभी लोग हॉल में खड़े हुए काहिरा का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में काहिरा नीचे आ गई। सब उसे देखने लगे। सबको देखता देख काहिरा ने कहा, क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही है? हम मंदिर जा रहे हैं, घूमने नहीं। जो तुम ऐसे कपड़े पहन कर जा रही हो, कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आओ। कायरा जी की बात पर काहिरा मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मेरे सारे कपड़े तो ऐसे ही है, अब मैं क्या पहनूं? कायरा जी ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे कमरे में एक बैग रखा है, उसी में तुम्हारे कपड़े हैं। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। काहिरा हाँ में सिर हिलाकर ऊपर चली गई। 1 घंटे बाद मंदिर के आगे 3 गाड़ियां आकर रुकी। वो सभी मंदिर के अंदर चले गए। आज सोमवार था, इसलिए मंदिर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। कायरा जी ने पंडित जी को पूजा की थाल दे देती है। पंडित जी कायरा जी के हाथ से पूजा की चाल लेते हुए बोले, अहिर जी, कायरा जी, आप दोनों यहाँ? वो भी इतने दिनों बाद। बोलते हुए उनकी नज़र पीछे खड़ी काहिरा पर जाकर ठहर जाती है। उनकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वो बोले, काहिरा बेटा, आप आ गई। आपको तो आना ही था ना, जिंदगी का नया पड़ाव जो तय करना है आपको। सभी चौंकते हुए बोले, आपके कहने का क्या मतलब है, और अपने एंजल को पहचाना कैसे? इन्हें पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। काहिरा बेटा, क्या आज आप आरती करेगी? अपनी आवाज में काहिरा ने अपना सिर हिला दिया तो पंडित जी ने उसे आरती की थाल थमा दी। काहिरा ने आरती गाना शुरू किया। जटाठ्वी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजड तुंड मालिकाम दमद्दमद्दमद्दमन निनाद वदमर्वय चार चंद तांडव तनोतु नमः शिव शिवम। आद्रया, जिसे नींद न आने के कारण घूमने चला आया था, जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ती उसे ऐसे लगा जैसे उसके बेचैन मन की सुकून मिला हो। वो उस ओर जाने लगता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। जटाकटा हसमरम ब्रह्मान्यलिम निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धन धन धगज्जवलन ललाट पर पावके किशोर चंद्र शेखरे ऋते प्रतिष्ठमम धरा धरेन नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान से कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्द्रापदी क्वेचित दिगंबरे मनो विनोदमितु वस्तुनि। काहिरा की आवाज सुनकर धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग भी मंदिर में आने लगे। लता भुज पिंगलिस फुरतफना मणिप्रभा कदम कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांत सिंधुरस फुरत्वगुतरियमे दुरे मनो विनोदमभ्युंत बिभर्तु भूतभर्तरी। ओम नमः शिवाय। सदाशिव भजामहयम, सदाशिव भजामहयम। ओम नमः शिवाय। आद्रया मंदिर के बाहर आकर रुक गया। वो सोच में पड़ गया कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विदुसराची पीठ भू भुजदग राजमाल्या निबद्ध जात जूटे बेचिरा जायता चकोर बंधु शिखर ललाट चत्वरज्वल धनचय स्फूलिदगभा निपित पंच सायका नमन्निलिम नायकम सुधा मयूखली खला विराजमान शिखरमन महापालिसम पदे शिरोजटालमस्तु न। आद्रया को अब उस आवाज वाली को देखने की तलब बढ़ने लगी। वो अब कैसे भी करके उसे देखना चाहता था। उसने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया और उसने मंदिर के अंदर चला गया। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्जवल धनजयाहुति कृत प्रचंड पंचसाय के धरा धरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। आद्रया आज पहली बार इतनी भीड़ में आया था। जो भी उसके सामने आता वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ते जा रहा था। आखिरकार वो मंदिर के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसे सिर्फ उसकी बैग ही दिखाई दे रही थी। उसकी बैग देखकर वो उसका चेहरा देखने के लिए और भी बेचैन हो गया। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धद्दुर्धरस्फुरत कोहु निषिधि नीतमः प्रबंध बद कंधर निलिम्य निर्धारी धरस्तनोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। आरती खत्म होते ही सभी आरती लेने के लिए आगे बढ़ गए। इसी बीच काहिरा मंदिर के फेरे लेने के लिए चली गई। आद्रया बेचैन होकर पूरे मंदिर में उसे ढूंढने लगा। पंडित जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब उसे काहिरा कहीं नहीं दिखी तो वो मंदिर के बाहर चला गया। सभी घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे। काहिरा ने सबको रोकते हुए बोली, अरे रुकिए, वो मुझे पंडित जी ने कहा था जाने से पहले एक बार उनसे मिलकर जाऊं। ठीक है, लेकिन ऋत्विक तुम्हारे साथ जाएगा, अहिर जी ने कहा तो काहिरा भी मान गई।
काहिरा और ऋत्विक मंदिर के अंदर जाने लगे। आद्रय उनकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। वो जल्दी से पीछे मुड़ा, उसके पीछे कोई नहीं था। कुछ देर बाद भी जब उसे नहीं दिखी तब जाने को जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसकी नज़र सीढ़ियां से उतर रही काहिरा पर पड़ी। काहिरा को देखते ही उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। सफ़ेद अनारकली सूट, कंधे पर गिरा नेट का लाल रंग का दुपट्टा जिसे वो बार बार संभालने में लगी थी, कानों में झुमके, खुले बाल। वो तो पहले से ही परी लगती थी, लेकिन इन कपड़ों में तो वो अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। काहिरा उसके बगल से गुजर गई, तभी एक हवा का झोंका आया और काहिरा का दुपट्टे का पिछला हिस्सा आद्रय के चेहरे पर से होकर गुजर गया। आद्रय की नज़र उसके पीछे आते ऋत्विक पर पड़ी। उसके अच्छे खासे मूंड का ऋत्विक को देखकर कचरा हो गया। ऋत्विक ने आद्रय से हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो मिस्टर सिंह, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह और वो भी नाइट वेयर में। आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप यहाँ मंदिर में आए हैं। हाँ, वो यहाँ से किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी तो मैं देखने आ गया कि इतनी सुबह सुबह कौन गाया रहा है, आद्रय ने जवाब देते हुए कहा। ओ, वो गाना वो आज एंजल गा रही थी। ऋत्विक ने उस तरफ इशारा किया जहाँ से काहिरा गई थी। ऋत्विक अभी आद्रय बात कर ही रहे थे, कुछ उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। अब वहाँ ड्राइवर, काहिरा और ऋत्विक ही बचे थे। ऋत्विक आद्रय को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया। तारानकन हो तो अब उसका निकनेम भी रख दिया एंजल। वो सिर्फ मेरी, उसे सिर्फ मैं ही एंजल बुला सकता हूँ और कोई नहीं, खुद से ही बोलते हुए वो भी अपने घर के लिए निकल गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन इस एक हफ्ते में न तो काहिरा का कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना ही काहिरा से मुलाकात हुई। एक हफ्ते बाद आर कॉर्पोरेशन। ऋत्विक, रियांश और आद्रय एक दूसरे को देख रहे थे। रियांश झुंझलाहट से बोला, यार यह क्या नई डिमांड है? एम्यूजमेंट पार्क? एम्यूजमेंट पार्क होता है, इसमें नया क्या करना, कुछ समझ नहीं आ रहा। आद्रय और ऋत्विक उसकी बात से एग्री करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ऋत्विक कुछ सोचते हुए बोला, क्यों ना हम बच्चों को यहाँ बुलाकर उन्हीं में से पूछ लें। तारानकन, क्या तुम्हारे रिलेटिव के बच्चे हैं या तुम बच्चों को जानते हो? आद्रय की बात पर ऋत्विक ने ना में सिर हिला दिया। मनन वहीं बैठा तीनों को देख रहा था। वो धीरे से बोला, तीन बड़े बड़े बिजनेसमैन एक साथ बैठे हैं, लेकिन एक आइडिया तक इनके पास नहीं है। हम वहीं खड़े ऋत्विक के असिस्टेंट सहयोग ने सुन लिया। वो भी धीरे से बोला, यू आर राइट, इनसे अच्छे तो बच्चे हैं जिन्हें पता तो है कि एम्यूजमेंट पार्क कैसा होना चाहिए। केबिन का डोर नॉक हुआ। रियांश छल्लाते हुए बोला, कम इन। डोर पर रियांश का असिस्टेंट मन्यक था। मन्यक तीनों के चेहरे पर आए भावों को देखकर डर गया। वो डरते हुए बोला, वो सर, मैम आए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं? अब तक जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ऋत्विक और रियांश के चेहरे पर था वो अब एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। दोनों ने एक साथ कहा, उसे जल्दी अंदर भेजो। आद्रय तो दोनों को इतना जल्दी मूड बदलते देख हैरान था। उसने अपनी हैरानी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसने मन ही मन कहा, ऐसी कौन सी मैम आने आ रही है जिसके नाम से ही इनके चेहरे पर एक हाथ जितनी मुस्कान आ गई। वो अभी सोच ही रहा था कि ऋत्विक और रियांश ने उस लड़की को गले लगा लिया। उसे गले लगाते हुए ऋत्विक बोला, एंजल, तुम इस वक्त यहाँ, कोई काम था क्या? एंजल नाम सुनते ही आद्रय के कान खड़े हो गए। उसने नजरें घुमा कर देखा तो वहाँ काहिरा खड़ी थी। उसके कानों में काहिरा की आवाज़ पड़ी, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? आपकी हर चीज़ पर मेरा हक है, तो मैं आ सकती हूँ कभी भी कहीं भी। और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो मैं घर पर बोर हो रही थी और आपने तो राम भाई को भी ऑफिस भेज दिया। वो थे तो हम कितनी मस्ती करते थे। बोलते हुए वो सोफे पर जाकर बैठ गई। आद्रय एकटक देखे जा रहा था। मनन आद्रय को देख मन में बोला, अगर यह राक्षस लड़की को ऐसे ही घूरता रहा ना तो हो गई इसकी शादी। ऊपर से ये लड़की इस राक्षस के ऊपर केस कर देगी, वो अलग। मैं तो इसे नहीं छुड़ाने वाला है, चाहे सड़ता रहे पूरी उम्र। काहिरा ने आद्रय को देखते हुए पूछा, आप कौन? आई गेस आद्रय प्रताप सिंह, एम आई राइट? आद्रय को तो विश्वास ही नहीं ही रहा था कि वो काहिरा को पात भी है। मादय की खुशी पर पानी फेरते हुए काहिरा आगे बोली, मैंने आपका नाम हर रोज घर में सुनती रहती हूँ। रियांश दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, एंजल यह है हमारे पार्टनर आद्रय प्रताप सिंह और मिस्टर सिंह यह है हम सबकी जान, हमारी बहन एंजल। आद्रय ने कन्फर्म करते हुए कहा, यह आप दोनों की बहन है? क्या इसका नाम एंजल है? हाँ, ये हमारी बहन है और इसका नाम एंजल नहीं है, हम इसे प्यार से एंजल कहते हैं। आद्रय ने रियांश से क्यूरियोसिटी से पूछा, इनका रियल नेम क्या है? इस बार ऋत्विक बोला, सॉरी मिस्टर सिंह, लेकिन हमें यह इजाज़त नहीं है कि हम आपको एंजल का रियल नेम बता सके। वो क्या है ना, ये बात एंजल को बिल्कुल नहीं पसंद। काहिरा उठते हुए बोली, भाई आप मेरा खाना मंगा दीजिए और आप जो कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए।
काहिरा अपने खाने में लग गई। वो तीनों एक बार फिर वही आकर अटक गए कि नया क्या किया जाए। काहिरा कब से उन्हें ही नोटिस किए जा रही थी। जब उसे नहीं रुका गया तो वो अपने एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में पिज्जा लिए उनके पास आ गई और बोली, आप लोग चाहे तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते, आप लोगों का मन हल्का हो जाएगा और क्या पता मेरे पास कोई सोल्यूशन हो। यह कोई खाने की चीज़ नहीं है जो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे और प्रॉब्लम सानी तुम बच्ची हो जाकर खाना खाओ, यह चीज़ तुम्हारे आईक्यू की नहीं है, आया ने काहिरा को बिड़ाते हुए कहा। अब तो बात काहिरा की इंटेलिजेंस पर आ गई थी तो वो पीछे क्यों हटती। उसने मनन को इशारा करके अपने पास बुलाया। मनन चुपचाप उसके पास चला आया। काहिरा ने मनन के हाथ में अपने पिज्जा की प्लेट देते हुए कहा, खाना मत नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मनन तो बेचारा उसका मुंह ताकता ही रह गया। तारानकन, यस, नाउ टेल मी द प्रॉब्लम फर्स्ट, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, बट आई हैव ए कंडीशन। काहिरा ने सोफे पर पसरकर पिज्जा खाते हुए बोली। आद्रय फिर से उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओ तो छोटी बच्ची की क्या कंडीशन है। काहिरा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से उस मुस्कान को छुपाकर बोली, मेरी कंडीशन ये कि अगर मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो आपको मुझसे सॉरी बोलना होगा, वो भी कान पकड़कर। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, आद्रिया ने कहा। तो काहिरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। रियांश ने उसे बताना शुरू किया, एंजल, हमें इस एम्यूजमेंट पार्क को कुछ अलग बनाना है, जैसा इंडिया में कहीं ना हो और वो सबको पसंद आए, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। काहिरा ने तीनों का मजाक बनाते हुए बोली, इवन ए चाइल्ड कैन टेल यू हाउ स्टूपिड मे गाइस आर हेरापिड बिंग्स अप बिग बिजनेसमैन एंड यू गाइस कीप कॉलिंग इट ए प्रॉब्लम। तारानकन, पहले इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके फेरी वर्ल्ड रखो। आपको इस पार्क को ऐसा बनाना है कि वो लड़कियों को पसंद आए, क्योंकि पार्क में लड़के अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड या अपने बच्चों की जिद के कारण जाते हैं। तारानकन, इस पार्क की थीम पिंक होगी, जो भी इस पार्क में आए उसे फेरी वर्ल्ड जैसा फील होना चाहिए। रेस्टोरेंट और जितनी भी चीजें बच्चों को पसंद है उनकी शॉप होनी चाहिए और कुछ एडवेंचर भी होना चाहिए, और हाँ, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। हम तो बताए कैसा लगा मेरा आइडिया। बोलते हुए वो सबके फेस एक्सप्रेशन देखने लगी। आद्रया को छोड़कर सब तालियां बजाने लगे। मन्यक बोला, मैम यू आर ओसम, आपने तो कमाल कर दिया। काहिरा मन्यक को रोकते हुए बोली, मुझे तारीफ नहीं सॉरी सुनना है, सो मिस्टर अकदू से सॉरी राइट नाउ। मनन झुककर आद्रया के कान में बोला, सर आपने जोश जोश में जो किया है ना अब भुगतिए। तभी बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। मिस्टर सिंह, क्या आप अपने वादे से मुकर रहे हैं? अगर ऐसा है तो। काहिरा की बात काटते हुए आर्या ने कहा, आर्या प्रताप सिंह कभी भी अपनी जुबान से नहीं मुकरता। आद्रया ने हिचकिचाते हुए अपने कान पकड़े और बोलने की प्रैक्टिस शुरू करते हुए बोला, स उद्धरण चिन्ह शब्द जैसे आद्रया के होठों से निकलने को तैयार ही नहीं थे। वहां खड़े सभी लोग मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था और मनन को तो जैसे सदमा ही लग गया हो। वो बेयकीनी से मुंह और आंखें फाड़े उसे देख रहा था। एक बार फिर वो कोशिश करते हुए बोला, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये सब बोलते वक्त उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। काहिरा खड़ी होकर उसके पास गई और उसके सोफे पर झुकते हुए बोली, मिस्टर आद्रय प्रताप सिंह, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ ए बच्ची। वो कुछ कदम पीछे लेते हुए बोली, हमें किसी को भी खुद से कम नहीं आंकना चाहिए, और हाँ, आगे से मुझे चैलेंज मत करना। काहिरा मनन से अपनी प्लेट लेने के मुड़ी। अपनी प्लेट देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मनन के हाथ से प्लेट लेकर उसी के सर पर दे मारी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या, लेकिन ऋत्विक और रियांश अच्छे समझ गए कि बात क्या है। ऋत्विक आद्वय के मजे लेते हुए बोला, मिस्टर सिंह, अगर आपके असिस्टेंट का सिर फूट जाए या फिर हाथ पैर टूट जाए या ये भी हो सकता है कि वह मर भी जाए तो प्लीज ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। मनन के तो ये सुनकर होश ही उड़ गए। वो भागने को हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिर पर एक फ्लावर वॉस आकर लगा। आद्रया तो आंखें फाड़े बस देखता ही रह गया। वो जल्दी से बोला, इसने किया क्या है ये तो बताऊं। रियांश ने कहा, क्योंकि एंजल की नज़रों में उसने सबसे बड़ा गुनाह किया, जिस गुनाह के लिए वो अपने भाइयों तक का सिर फोड़ देती है। तो ये तो चीज़ क्या है? गुनाह? कौन सा गुनाह किया है? मनन ने आद्रया ने पूछा तो रियांश ने कहा, इसने एंजल का खाना खाया है। आद्रया अजीब नज़रों से काहिरा को देखने लगा। तभी अचानक उसकी आंखें शोक से बड़ी हो गई। आद्रया का ही नहीं, धीरे धीरे करके सभी आंखें शोक से बड़ी हो गई, क्योंकि काहिरा ने सबकी लैपटॉप, फाइल और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट का 3D मैप तक मनन के ऊपर फिकर तोड़ डाला।
कुछ देर बाद काहिरा सोफे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए बैठी थी। मनन जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था और हाथ पैरों में खरोंचें आई थी। कमरे में हर तरफ फाइल के पन्ने बिखरे हुए थे। फर्श पर लैपटॉप, फ्लावर वॉस और बाकी चीजों के टुकड़े पड़े हुए थे। संयोग और मन्यक कोने में दुबक कर खड़े हुए थे। ऋत्विक और रियांश तरस भरी नजरों से मतन को देख रहा है और आद्रिया बस एक टक काहिरा को ही देख रहा था। तो क्या आप बताने का कट करेंगे कि क्या सोचकर आपने मेरा पिज्जा खाया? काहिरा ने मनन को पूरते हुए पूछा। मनन ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब सारा पिज्जा खा लिया। तभी काहिरा का फोन बजा। उसने फोन उठाते हुए कहा, हाँ डैड। तारानकन, मैं पहुंच जाऊंगी, यू डोंट वरी। काहिरा भागकर वहां से चली गई। जाते वक्त उसके हाथ आद्रय के हाथ से टच हो गया। आद्रय को ऐसा लगा जैसे उसे कोई कनरत लगा हो। अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब से दर्शय आने लगे। आद्रय सबको बाय बोलकर वहां से निकल गया। सिंह विला। आद्रय मनन को बुरी तरीके से घूर रहा था। मनन बेचारा डर से कांप रहा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। मनन के कानों पर एक रूपदार मगर कठोर आवाज पड़ी, तारानकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका झूठा खाने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मनन डरते हुए बोला, बॉस, मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कब वह सब खा गया, लेकिन उनका आइडिया कितना अच्छा था। नासी इसे ओसम गर्ल बोलते हुए उसकी आवाज में एक एक्साइटमेंट भरी थी। लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मुझे दूसरों के अंदर खौफ पैदा करना अच्छे से आता है। बोलकर आप अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मनन के शरीर में डर से सिरहन पैदा हो गई। वो कांपते हुए बोला, हुकुम सा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। एक आज से तुम उसे हुकुम रानी सा कहोगे, आद्रय ने उसे घूरते कहा। मनन डरते हुए बोला, लेकिन हुकुम सा, मैं उन्हें ऐसे कैसे? मतलब आज तो जिंदा बच गया, लेकिन क्या पता हुकुम रानी सा बोलने के बाद तो क्या पता जिंदा भी ना बचूं। आप पहले उन्हें प्रपोज कर दो, उसके बाद में तो मैं उनके भाइयों के सामने भी बोल दूंगा। आद्रय कुछ सोचने लगा। सिंघानिया मेंशन। सभी हॉल में बैठे हंस रहे थे और काहिरा का मुंह बना हुआ था। राम हंसते हुए बोला, एंजल, तूने पिज्जा के लिए मिस्टर सिंह के असिस्टेंट का सिर फोड़ डाला। बस एक पिज्जा के लिए? तारानकन, उनके असिस्टेंट को तो छोड़ो, इसने तो खुद मिस्टर सिंह के कान पकड़कर सॉरी बुलवा दिया, वो भी सबके सामने। रियांश ने हंसते हुए सबसे कहा। काहिरा चिढ़ते हुए बोली, मुझ पर हंसना बंद करो। सारी गलती आपके उस मिस्टर सिंह की है। उसने मेरी इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी ना, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। रियांश उसे और चिढ़ाते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी तो कभी गलती होती ही नहीं ना, सारी गलती तो दूसरों की होती है। तुम तो हमेशा सही रहती हो। काहिरा दीनी सूरत बनाकर बोली, हीरा देखो ना भाई, मुझे टीज कर रहे हैं, आप इन्हें डांटी। अहिर जी ने काहिरा को गले लगाया और कहा, ओ मेरा बच्चा, तुम जाओ, जाकर आराम करो, थक गई होगी ना। अहिर जी ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, एंजल, क्या इस बार भी तुम? उद्धरण चिन्ह। काहिरा ने अहिर जी की बात बीच में काटते हुए कहा, नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलकर काहिरा ऊपर जाने लगी। कायरा जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, हम पार्टी तो रख सकते हैं ना, तुम लोगों के आने की खुशी में। काहिरा अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर पहले जहां हंसी खुशी भरा माहौल था, अब वो माहौल सीरियसनेस और टेंशन से भर गया। सब उदास हो गए। एक एक कर सभी वहां से चले गए। सिंह विला। आद्रय नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। वो हमेशा की तरह अपने होठों में सिगरेट दबाकर बालकनी की ओर चला गया। जैसे ही उसके शरीर पर चांद की रोशनी पड़ती है, उसके शरीर में बेतहाशा दर्द होने लगा। उसे ऐसे लगने लगा जैसे उसके शरीर में बदलाव हो रहे हो। वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और बेड पर गिरते ही बेहोश हो गया। ब्रह्मांड के किसी कोने में शिवजी की एक आलीशान और खूबसूरत सफेद शिवलिंग के सामने एक आदमी आंखें मूंद कर बैठा है। उसने सफेद रंग के अंगवस्त्र पहने हुए हैं। आसपास खूबसूरत और बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। आसपास बड़ी बड़ी सुंदर तितलियां उड़ रही है। आसपास का माहौल इतना शांत और सुंदर है कि एक खूंखार दैत्य भी यहाँ आकर शांत हो जाए। वहां पर काले कपड़े पहने हुए एक आदमी आता है। उसने उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मेरा प्रणाम। आप यहाँ कोई खास बात? बोलते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, आपको तो सब पता है ना, और अगर नहीं पता तो एक नज़र मृत्यु लोक पर डालिए। आज उसने अपने अंदर बदलाव महसूस किए हैं, वो इसकी जड़ तक जरूर जाएगा।
देवगुरु बृहस्पति अपनी जगह से सड़े हुए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को एक बड़े से पत्थर पर बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठते हुए बोले, एक ना एक दिन उनके सामने सच्चाई आ ही जाएगी। फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? तारांकन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर वो अपने असली रूप में मां गया जो मृत्युलोक पर हाहाकार मच जाएगा। या फिर हो सकता है कि देवों और ज्यों के बीच हुआ समझौता टूट भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो समय से पहले ही इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझाते हुए कहा। उनकी बात पर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक दूसरे को पहली बार स्पर्श किया है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अब समय आ गया है कि उन दोनों को एक दूसरे के अस्तित्व और अपने वजूद को जान सके, पहचान सके। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो राजकुमारी को, उनकी शक्तियां बहुत जल्द मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, आपको भी बधाई हो, थोड़ी देर से ही, लेकिन राजकुमार को भी उनकी शक्तियां मिलने वाली है। हम जानते हैं कि उनका मिलन प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन इस सच्चाई को भी कोई नहीं झूठला सकता कि उनका मिलन प्रकृति के लिए सही भी है। एक सच ये भी है कि उनका जीवन इतना आसान नहीं होगा। हर रोज एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और उसे उत्तीर्ण भी करना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हो ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग होगा। इनकी प्रेम कहानी सदियों परे होगी, क्योंकि ये दोनों उन दोनों से बहुत अलग है। कल बहुत बड़ा दिन है, उसकी तैयारी भी करनी है, क्योंकि कल उसकी जान को बहुत खतरा ही, मुझे उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी करना है। मुझे पता है कि ये सब भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है, वो उन दोनों के साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा और वो वहां से निकल गया। सिंघानिया मेंशन, सुबह 4 बजे। काहिरा सुबह सुबह ही हाथ में पूजा की थाल लिए पैदल ही घर से निकल गई। वो आज भी उसी मंदिर आए है जहां वो कुछ दिन पहले आई थी। आज यहाँ उस दिन की तरह भीड़ नहीं थी, आज वहाँ बहुत कम लोग हैं। काहिरा ने आज लाल रंग का शरारा पहना है, जिसके ऊपर हाथ से कढ़ाई की गई है। गले में लाल रंग का दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके, बालों की एक खूबसूरत सी हेयर स्टाइल बनाए हुए, उसमें रेड डायमंड की क्लिप लगाकर बालों को खुला छोड़ रखा है। एक हाथ में रेड डायमंड का ब्रेसलेट, दूसरे हाथ में ब्रेडेड वॉच, पैरों में जूती। आज काहिरा का ये रूप सबसे अलग लग रहा है, वह सचमुच बहुत प्यारी लग रही है। काहिरा की मंदिर में देखकर पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके हाथ से पूजा की थाल ले ली और उसके हाथ में आरती की थाल चमा दी। काहिरा ने गाना शुरू किया, जय हो शंकरा, आदिनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। उधर आद्रया की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। तेरे नाम की ज्योत ने सारा हर लिया था मजमेरा। नमो नमो है शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, दैत्य लोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो है शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वराय। आद्रया नहाकर बाहर आता है। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कार की चाबी उठाकर बाहर भागा। मंदिर में काहिरा गाई जा रही थी, सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेंगी तेरी आस्था, क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। शिपियों की ओट मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। आद्रया बस गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद ही ना पता हो कि उसकी मंजिल कहाँ है। एक ऐसा मुसाफिर जिसे ये ना पता हो कि उससे जाना कहाँ है। अचानक उसकी गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। उसने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी पंचर हो गई थी। उसने गुस्से टायर पर जोर से मारा और पैदल ही आगे बढ़ गया। मुझे भ्रम था, जो मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो हे शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, दैत्य लोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वराय। आइया बस बदहवास सा चले जा रहा था। उसकी आंखों के सामने से कुछ पूछी तस्वीर गुजरने लगी। वो अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर झटका और फिर से चलने लगा। उसके कानों पर किसी के गाने की आवाज पड़ने लगी और वो उसी तरफ बढ़ गया। वो ऐसे भाग रहा था जैसे राजस्थान के रेत पर चल रहे प्यासे को पानी दिख गया हो। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ाऊ पाँव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में।
दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया। आद्रया मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र मंदिर को देखा और बिना कुछ ज्यादा सोचे वो मंदिर के अंदर चला गया। उसने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, हवाएं तेजी से चलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे ये तेज हवाएं आंधी या तूफान का रूप ले लेगी। हवाएं तेज होते ही मंदिर में लगे घंटे हिलने लगे। वो एक सुर में बजे जा रहे थे। पंडित जी के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो एकटक शिवलिंग को देखे जा रहे थे। मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा। द्वंद दोनों लोक में विषामृत में था छिड़ा। अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। आद्रया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हवाओं का रुख और तेजी से बहने लगा। मंदिर की मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगी। आद्रया भागता हुआ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। नमो नमो हे शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, दैत्य लोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। आद्रया मंदिर के अंदर पहुंचकर धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वराय, नमो नमो है शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, दैत्य लोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वराय, रुद्रदेव हे महेश्वराय, रुद्रदेव हे महेश्वराय। काहिरा आरती खत्म कर आरती की थाल पंडित जी को थमा दी और खुद शिवलिंग के पास जाकर आशीर्वाद लेने लगी। उसी समय आद्रया भी आशीर्वाद लेने के लिए आगे आया। दोनों के हाथ आपस में टच हो गए। उनके हाथ टच होते कुछ समय के लिए वक्त जैसे थम सा गया। जब दोनों एक साथ आशीर्वाद ले रहे थे, तभी शिवलिंग के ऊपर से एक फूल आकर नीचे गिरा। दोनों आशीर्वाद लेकर पीछे हटे। दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं। आद्रया जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र काहिरा पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाल और बोला, मिस एंजल, आप यहाँ। काहिरा की आंखें अपना नाम सुनकर खुल गई। उसने सिर घुमा कर देखा। वहां आद्रया खड़ा था। वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर सिंह, आप यहाँ। वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मंदिर में आते भी होंगे। बोलकर काहिरा मंदिर के पीछे की ओर जाने लगी। आद्रया भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। काहिरा मंदिर के पीछे बने गार्डन में लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। आद्रया भी उसके पास बैठ गया। अभी सुबह के 5:30 ही बजे हैं, इसलिए हल्का अंधेरा अभी भी छाया हुआ है। तारांकन, मिस एंजला, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ, वो भी विदाउट सिक्योरिटी। क्या आज कोई खास दिन है? क्या आपको डर नहीं कि कोई आप पर हमला कर देगा? आद्रया ने कहा तो काहिरा होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाए बोली, मिस्टर सिंह, एक बार ये देख लीजिए कि मैं कहाँ हूँ। जहाँ स्वयं महाकाल का वास हो वहाँ काल मुझे छू तक नहीं सकता। तो आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। और रही बात खास दिन की, तो मेरे लिए हर दिन खास है। मुझे महाकाल की शरण में आने के लिए कोई वजह या खास दिन की जरूरत नहीं। आद्रया कुछ बोलता उससे पहले ही काहिरा का फोन बजा। काहिरा फोन पिक करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ कायरा जी की आवाज आई, एंजल, आप कहाँ हो? क्या आज भी आप अकेली ही रहेंगी? कुछ देर के लिए तो घर आ जाओ, उसके बाद चाहे तो तुम जा सकती हो। काहिरा जवाब देते हुए बोली, ओके मम्मा, आई एम कमिंग। काहिरा फोन काटकर खड़ी हो गई। उसने आद्रया को बाय बोला, बिना कुछ सुने वहां से चली गई। आद्रया भी वहां से जाने को हुआ, तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर मन बेचैन हो तो उसकी शरण में जाना चाहिए, और तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आद्रया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पंडित जी खड़े थे। आद्रया आंखों में हैरानी और असमंजस के भाव लिए उन्हें देखने लगा। आद्रया बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, और क्या आपके पास मेरे सवालों का जवाब है? पंडित जी उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। उसकी और तुम्हारी किस्मत आपस में जुड़ी है। उसे कभी दुख मत देना, उसका दिल कभी मत तोड़ना, वरना उसकी मासूमियत छीन जाएगी, और ऐसा हुआ तो वो एक फरिश्ते से एक शैतान बन जाएंगी। पंडित जी थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस लेकर बोले, अगर उसका दिल टूटा तो तुम खून के आंसू रोओगे, और उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना बोल वो वहां से चले गए। आद्रया अभी भी वहीं हैरान परेशान खड़ा था। सिंघानिया मैंशन। थोड़ी ही देर में काहिरा सिंघानिया मैंशन पहुंच गई। उसने देखा सब गार्डन में बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। कायरा ने झट से उसे गले लगा लिया। अहिर जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एंजल, क्या हम आज रात पार्टी रख ले? काहिरा ने एक लंबी सांस ली और बोली, डैड, मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि आप लोगों को मेरे लिए अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप लोग पार्टी रख सकते हैं लेकिन मैं इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती। यू गाइस नो वेरी वेल, रियांश ने कहा। एंजल कुछ देर हमारे पास बैठ जाओ। काहिरा वहां से जाते हुए बोली, मैं बस आप लोगों से मिलने आई थी। बाय, सी यू इन द इवनिंग। उसे कोई रोकता उससे पहले ही वो अपनी कार लेकर वहां से निकल गई। काहिरा की कार एक सुपरमार्ट के आगे आकर रुकी। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर चली गई। काहिरा वहां से बिस्किट्स, चिप्स, स्नैक्स और फ्रूट्स खरीदकर गाड़ी में रखवा दिए। काहिरा वहां से मॉल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में काहिरा की कार एक मॉल के सामने आकर रुकी। काहिरा एक नए घंटे के अंदर अपनी शॉपिंग पूरी की और वहां से गई। प्रताप इंडस्ट्री। आज आद्रया आर कॉर्पोरेशन नहीं गया। आज वो अपनी कंपनी आया था। आद्रया अपने केबिन में बैठा स्विमिंग चेयर को धीरे धीरे हिला रहा था। उसकी आंखों के सामने कल रात से लेकर आज सुबह तक की चीज उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी और उसके कानों में पंडित जी की कही हुई हर एक बात गूंज रही थी। आद्रया ने झट से अपनी आंखें खोली। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। वो खुद से बोला, उनके कहने का मतलब क्या था कि मैं उसे हट ना करूं? किसे हट ना करूं? उनके कहने का मतलब क्या था? और कल रात मुझे क्या हुआ था? और मेरी आंखों के सामने वो धुंधली तस्वीरें वो किसकी थी? मुझे मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? आर्या ने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर चेयर के क्राउन से टिका दी। 2 मिनट बाद उसका फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे फोन रिसीव कर अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस्टर सिंह, कैसे हैं आप? आद्रया ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने फोन अपने कान से हटाकर देखा, कॉल ऋत्विक का था। वो जल्दी से बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आई एम गुड। क्या बात है, आपने इतनी सुबह सुबह कॉल किया? दूसरी तरफ से ऋत्विक बोला, आज हम एक पार्टी रख रहे हैं, आपको जरूर आना है। तारांकन, ओके, मैं आ जाऊंगा। इतना बोल आद्रया ने कॉल कट कर दिया। सैफ हेवन के आगे एक पॉश कार आकर रुकी। उसमें से काहिरा बाहर निकली। काहिरा सैफ हेवन के अंदर गई। वहां का मैनेजर भागता हुआ उसके पास आया। मैमा, आप यहाँ, वो भी इतने सालों बाद। आपको कोई काम था? मैनेजर ने पूछा। काहिरा ने कहा, मनोजा कैसा चल रहा है यहाँ, सब ठीक तो है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मनोज बोला, गेम सब बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो उनसे मिल सकती है। काहिरा ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा, वहाँ बहुत सारे जानवर थे, सब एक साथ खेल रहे थे। हैरानी की बात यह थी, कोई किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। काहिरा ने मनोज से कहा, मनोज, कार में इन सब का खाना रखा है और इनके खेलने के लिए भी कुछ चीजें रखी है, वो भी ले आना। मनोज ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। थोड़ी देर में मनोज आया। उसके दोनों हाथों में 2 छोटे पप्पी थे। उसके पीछे 3 लोग सामान लेकर आ रहे थे। मनोज बोला, मैम देखिए इन दोनों की हालत कितनी खराब है। काहिरा ने देखा, एक पप्पी के शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे और दूसरे को इन्फेक्शन था। काहिरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो देगी। इस जगह पर जितने भी जानवर थे वो सड़क पर घूम रहे या बीमार जानवरों को लाकर उनका इलाज किया जाता था और फिर उसे यही रखते थे। यहाँ पर 24 आवर एक डॉक्टर अवेलेबल रहता था। काहिरा जल्दी से बोला, मनोजा, डॉक्टर को बुलाओ। मनोज भागकर गया और डॉक्टर को बुला लाया। 1 घंटे बाद डॉक्टर का काम पूरा हुआ। डॉक्टर ने कहा, 1 महीने में ये दोनों ठीक हो जाएंगे। कुछ देर में वो वहां से निकल गई। सिंघानिया मेंशन के गार्डन में डेकोरेशन चल रही थी। आज कोई भी कहीं नहीं गया था। ऋत्विक ने कहा, हम कितने बदकिस्मत हैं ना, आज हमारी बहन का सबसे स्पेशल डे है और हम उसे बर्थडे विश भी नहीं कर सकते। अहिर जी ने एक आह भरी और कहा, अगर सालों पहले वो सब नहीं हुआ होता ना, तो आज वो हम सबके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती। कायरा जी ने अहिर जी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, सब ठीक हो जाएगा, और जो भी हुआ उसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, आपने पूरी कोशिश की थी वो सब रोकने की। अहिर जी ने मायूस होते हुए कहा, सारी गलती मेरी ही है। सभी के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। रियांश ने माहौल को लाइट करते हुए कहा, अगर आप लोग ऐसे ही बैठे रहे ना, तो शाम को जो गेस्ट आएंगे तो क्या उन्हें वापस भेजने का इरादा है? आप जल्दी से काम पर लग जाओ। रियांश की बात सुनकर सब अपने अपने काम में लग गए। डेस्टिनी गार्डन होम। 1 घंटे बाद काहिरा की कार डेस्टिनी गार्डन होम के सामने आकर रुकी। काहिरा अंदर जाते हुए वॉचमैन से बोली, काका, गाड़ी के अंदर जितना भी सामान है उसे निकलवा लीजिए। ये लीजिए कार की चाबी। बोलते हुए उसने चाबी पकड़ाई और अंदर की तरफ चली गई। उसे देखते ही सभी बच्चों ने उसे घेर लिया। सभी बच्चे दीदी कहकर चिल्लाने लगे।
एक बच्चे ने कहा, दीदी आप इंडिया कब आए? तारानकन बहुत दिन हो गए। वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। चलो अंदर चलते हैं अब, काहिरा ने कहा और उन सबको अंदर ले गई। यह एक आश्रम है जहाँ अनाथ बच्चे और बुजुर्ग रहते थे। डेस्टिनी गार्डन होम और सेफ हेवन दोनों ही काहिरा के थे। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत थे। काहिरा सब कुछ भूलकर बच्चों के साथ खेलने लगी। होटल, मोनिका को आए हुए इतने दिन हो गए थे, लेकिन उसे आद्रया की कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मोनिका अपने होटल रूम में एक हारी हुई जहरीली नागिन की तरह फुफकार मार रही थी। वो गुस्से में होटल रूम में तोड़फोड़ मचा रखी थी। यो विल्सी को लगातार फोन मिला रही थी, लेकिन सामने माला उसके फोन का आंसर ही नहीं दे रहा था, जिससे वो गुस्से में और ज्यादा तिलमिलाए हुई थी। उसने एक और बार कॉल किया, इस बार फोन रिसीव हुआ। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम रोकोड़ी के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन रिसीव न करने की? और तुम किसी काम के हो भी या नहीं? क्या तुम्हें कुछ पता चला है भी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ वाले इंसान ने कहा, सॉरी मैडम, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। तारानकन तुम किसी काम के नहीं हो, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने अपने भाई को कॉल किया और बोली, भाई साहब, हमें उस आद्रया प्रताप सिंह के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब हम क्या करेंगे? उधर से अमर की आवाज आई, तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम्हारे पास उसका शेड्यूल आ जाएगा। मोनिका ने कहा, ठीक है भाई साहब, तब तक मैं अपनी तैयारी करती हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोनिका बेड पर पड़ते हुए बोली, कल तुम मेरे हो जाओगे, और अगर नहीं हुए तो कोई नहीं, एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना ही है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो मोनिका कुमार के। इतना बोल वो पागलों की तरह हंसने लगी, और हंसते हंसते ही थी गई। काहिरा डेस्टिनी गार्डन होम से निकल गई। वो दिल्ली की सड़कों पर अपनी कार दौड़ने लगी। उसकी कार एक सुनसान रोड पर चल रही थी। अचानक उसके सिर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसका सर चकराने लगा। उसने जैसे तैसे करके कार साइड लगाई। कार साइड लगाते ही वो बेहोश हो गई। कोई था जो दूर से उसके ऊपर नजर रख रहा था। काहिरा के बेहोश होते ही वो पलक झपकते ही उसके पास आ गया। उसने काहिरा को गोद में उठाया और वहां से गायब हो गया। प्रताप इंडस्ट्री। आद्रया अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके सीने से कोई उसका दिल निकाल रहा हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो जैसे तैसे करके केबिन में बनी बालकनी की तरफ चला गया। उसके सामने बार बार काहिरा का चेहरा आ रहा था। उसने खुद से कहा, क्या तुम किसी मुसीबत में हो, और अगर हाँ तो तुम इस वक्त कहाँ हो? सिंघानिया मेंशन। कापरा जी इधर से उधर चक्कर काट रही थी। बाकी घर वाले साइड में बैठे कब से उन्हें ही देख रहे थे। राम बार बार काहिरा को कॉल लगा रहा था। उसने खुद से ही कहा, यार एंजल कहाँ हो तुम? अगर और देर की ना तो तुम्हारी बॉल नहीं, जल्दी आ जाओ यार। उसने एक और बार कॉल लगाया, तभी वहां काहिरा की कार आकर रुकी। कायरा दौड़कर कार के पास गई। उन्होंने झट से उसे गले लगा लिया और बोली, तुझे पता है मैं कितना डर गई थी, और तुमने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। तूने कहा था कि तू जल्दी वापस आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? काहिरा ने कायरा जी को खुद से अलग करते हुए कहा, मम्मा एम फाइन, आप क्यों बात बात पर इतना टेंशन लेती है? ऋत्विक ने कहा, अब सब चलकर रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चले गए। काहिरा अभी भी वहीं खड़ी मेंशन को देख रही थी। सिंह विला। आद्रया अपने रूम में बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। मनन अचानक से अंदर आ गया और बोला, हुकुम सा। बेचारा इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने हिम्मत करके कहा, माफ कीजिए हुकुम सा, वो मैं तो ये कहने आया था कि हमें पार्टी में जाना है, हम लेट हो रहे हैं। आद्रया बिना कुछ कहे क्लोजेट रूम में चला गया। मनन भी तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद आर्या तैयार होकर नीचे आ पा। वो चारकोल ब्लैक कलर के श्री पीस सूट में ग्रीक ऑफ गॉड लग रहा था। मनन भी किसी से कम नहीं लग रहा था। ग्रे कलर के बिजनेस सूट में वो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। वो दोनों वहां से सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। सिंघानिया मेंशन। 1 घंटे के बाद आद्रया की कार सिंघानिया में आकर रुकी। आद्रया की कार से उतरते ही वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। लड़कियां तो उसे देखकर आहें भरकर भरने लगी। सभी बिजनेसमैन उससे बात करने के लिए एक्साइटेड हो गए, लेकिन उसके डर के कारण कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। रियांश और ऋत्विक उसके पास आए और उसका वेलकम करते हुए अंदर ले आए। ऋत्विक ने आद्रया को सबसे मिलवाते हुए बोले, मिस्टर सिंह, ये है मेरे डैड अहिर सिंघानिया और यह है मेरी मॉम कायरा अहिर सिंघानिया।
तारानकन, ये हमारा भाई राम सिंघानिया और एंजल से तो आप मिल ही चुके हैं। आद्रया एकटक अहिर जी को देखे जा रहा था। आइए ही नहीं, अहिर जी भी उसे एकटक देखे जा रहे थे। आद्रया ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों ये मुझे देखे देखे लग रहे हैं। मैंने इन्हें कहाँ देखा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आया। अहिर जी को किसी ने आवाज दी। अहिर जी अभी आद्रया को देख ही रहे थे, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, अहिर, वहीं खड़े रहोगे या आकर मुझसे गले भी लगोगे। आवाज सुनते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। वो उनके पीछे उनके ही हमउम्र का एक आदमी बाहें फैलाए खड़ा था। अहिर जी ने भी आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और बोले, तारानकन विनोद, मुझे तुझसे तो यह उम्मीद नहीं थी कि तू भी मेहमानों के साथ मेहमान बनकर आएगा। विनोद जी हंसते हुए बोले, यार तुझे तो पता है ना यह औरतें तैयार होने में कितना टाइम लगाती है, तो तू इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकता। वो अभी बोल ही रहे थे कि उनके पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। तारानकन, क्या कहा आपने? एक बार फिर कहना। आवाज सुनते ही विनोद जी सकपका गए। वो जल्दी से पीछे मुड़े और बोले, शिवानी, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बोल रहा था, मैं तो बाकी औरतों के बारे में बोल रहा था। तुम तो मेरी पूरी बात सुने बगैर ही गुस्सा हो गई। अहिर जी, विनोद जी हालत देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। विनोद जी उन्हें घूरकर देखते हुए बोले, तुझे बहुत ही की सूझ रही ना, तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। विनोद जी के धमकी देते ही अहिर जी की हंसी अपने आप बंद हो गई। इधर आद्रया बार काउंटर पर बैठा रेड वाइन पी रहा था। उसके दिमाग में अभी भी अहिर जी का चेहरा घूम रहा था। आद्रया को डिस्टर्ब करने के लिए मनन का फोन बजने लगा। आद्रया उसे घूरकर देखने लगा। मनन सॉरी बोलकर फोन रिसीव करने दूसरी तरफ चला गया। वो बात करके जैसे ही पलटा, वो किसी से टकरा गया। इससे पहले कि सामने वाला गिरता, मनन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मनन उसके चेहरे में जैसे खोसा गया। रेड कलर की वन शोल्डर नी लेंथ वन पीस पहन रखी थी, कली भूरे बाल, कानों में डायमंड ईयररिंग्स, पैरों में ब्लैक हाई हील्स, भूरी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। उसकी तंद्रा एक गुस्से भरी आवाज से टूटी। तारानकन और मिस्टरा, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या जो ऐसे पूर घूर कर देख रहे हो? अब क्या ऐसे ही घूरते रहोगे या फिर मुझे खड़ा भी करोगे? मनन उस लड़की की बात सुन सकपका गया और जल्दी से उसे सीधा खड़ा किया। वो लड़की एक नज़र मनन को घूरकर उसके साइड से निकल गई। कितनी घमंडी है ये लड़की, एक थैंक यू बोल देती तो उसका क्या बिगड़ जाता। मनन खुद में बड़बड़ाते हुए आद्रया के पास चला गया। उधर वो लड़की ऋत्विक, रियांश और राम के पास जाकर उनके गले लगते हुए बोली, भाई सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अनिका, तुझे पता है एंजल तेरे बारे में पूछ रही थी। राम ने कहा तो अनिका बोली, मैं उससे कल मिल लूंगी क्योंकि आज तो वो किसी से मिलने से रही। अनिका की बात सुनकर तीनों के Sahar para udasi cha gai lekina vo jaldi hi normala bi ho gai. Ritvika bada bada late hubola, vase ankala anti k ham hi. Kya vo nahi me. Ritvika k belate hi usak pitch se vinoda g ki avaz I. Asterisk barakaradera. Agara tumara kuda se Diana hatega tabata tumhem hum asaba dikanj na vinoda g ki bada para saba hansain lage ora Ritvika ka munha banagaya. Advaya ki najaram party karam tarifa se skena kara rahi ti lekina jis vo dunda raha devota isa party memti hi nahim. Eka laraki jazain bahuda rivalinga drisa pahani ti vo kata voka karate hu adrea ke pasa I usain adrea se bear hi sidectiva voice mem kaha. Hilo hukumasa. Maya selfa Mona Lisa desai. Usa laraki ko kuda se bada karata deka adrea ne gura kara mañana ko deka mañana jaldi se ajaya ora usa laraki se bola, deki misa. Apa jo koi bi hi hukumasa apace bada karain mem interesta nahim hi ora hukumasa ko bilkalabi pasanda nahim ki koi ira jera akara unaze bada karam. Mona Lisa se apani insulta bardista nahim ho rahi ti usain mañana ora adrea ko gusbari ankam se deka ora para patakate huvaham se kaligai. Ahira jiki avajane sabaka Diana apani tarifa kinkalia. Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much to all of you for coming to our small party on such short notice. There are 3 reasons for holding this party. First, I am resigning from Singhania Corporation and now my son Ram Singhania will take over the Singhania Corporation in my place. Ahira GK Balate Hi Rama Steha Para Aya Ora Sabi Logataliam Bajain Lage. The second reason is that all 4 of my children have returned to India after so many years, so meet my 3 sons Ritvik Singhania and Riyansh Singhania, president of RR Corporation, and you have already met my 3rd son, Ram Singhania. Eka bara fira pir gardana mem taliom ki garagara hata gunja yuthi, ahira gh bol. And the third last and most special reason is that today is the birthday of my dear daughter. I am sorry that I cannot meet her with you Becca use she don't like coming to parties.
Thank you once again for being a part of our happiness. Now all of you enjoy the party. Adrea ne jays hayaha suna ki asia kahira ka barthade hi vo harana hogaya. Sabi taliam bahate hu kahira ke bear batum karain lage. Aka laraki ne kaha. Kya singhania ki aka beti bi hai. Dus air ne kaha. Ham yara asia taka kisi ko patabi nahim kala. Aka laraki ne munha banate hu kaha. Mujhe talagata hai kivo dikain mem bahuda badasarata hongi isali to nahimai. Dusari laraki ne kaha. Yum era right of varana isi kauna si laraki hai jo isi party mem na a. Isi hai na jane katani hai batum ho rahiti. Ritvika Adrea ke pasa aya ora bola, mistara sinha. Apa mir satha I mujhe apakam kucha ora lagam se milavana hai. Adrea ne ham mem sira hilaya ora manana ke satha ritvika ke pitch kalain laga. Ritvika Adrea ko baki lagam se malate hu bola. Yaha hai vinoda mahara. Mahara kampani ke sayaramena ora yaha hai anaki vifa savani mahara ora yaha hai anaki ikalati beti anika mahara. Ora apa anais mili yaha Rajasthana ke hukuma sa ora pratapa industry ke presidenta Adrea pratapa sinha. Adrea una sabase bata karain laga lekina usaki najara abibi bara ahira gk sahar ki tarafa ya rahiti. Adrea ka fona baha vo sabase exakujami bulakara vaham se kalagaya. Manana ora anika kata alaga hai sina kala rahada anika use ignora kara rahiti ora manana use gura kara deka rahada. Jaba anika se bardista nahim watavo junjalakara bola, o hilo. Kya yi bara garain lagate hayam mana ki mem kubasarata humai saka matalaba yaha nahim ki apako mujhe garain ka lazan samila gaya. Manyana sirhate hu bola, ki sagad ne tumhem kaha ki tuma kubasarata ho. Tumes kubasarata to bandaria dikati hai chapakali kahim ki. How mama. Tuma ne mujhe chapakali kaha agara maim chapakali hum to tuma langura ho. Anika ne kaha ora munha banate hu vaham se kali gai. Adrea bata karati hu gardana ke pikil his mem kala gaya kola rana kada adrea kola pika karati hu bola, bolo rana. Kya bata hai. Dusari tarafa se rana bola, hukuma sa. Apako jo informasana kahiti vo man apako mela karadia apa de kalijiega. Adrea ne humma. कहा और फोन कट कर दिया। आद्रया जैसे ही जाने के लिए मुड़ा उसकी नज़र एक जगह ठहर सी गई। सामने एक छोटा सा झरना था जो कलकल की आवाज के साथ बह रहा था। इस पास लगे खूबसूरत फूल उस जगह की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। झरने के पास रखे दो पत्थरों में से एक पर एक लड़की स्काई ब्लू कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी थी जो कंधों पर एक डोर से टिकी थी। उसके खुले काले लंबे और घने बाल नीचे बिछी घास पर फैले हुए थे और हवा से इधर उधर बिखर रहे थे। गले में विंग्स की चैन पहनी थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकों ने उसकी आंखों को ढक रखा था। उसके नंगे पैर झरने के पानी में थे। उसके होठों पर एक फ्लूट रखी थी जो ब्लैक कलर की थी। उस पर लगे रेयर डायमंड उसकी शोभा और बढ़ा रही थी। उसके हाथ में डायमंड का विंग्स का ब्रेसलेट पहना था। जब वो लड़की फ्लूट बजा रही थी तो उसके चारों ओर तितलियां और जुगनू उड़ रहे थे। कुछ तितलियां उसके ऊपर भी बैठी हुई थी। चांद की रोशनी में यह नज़ारा किसी के भी दिल लुभा सकता था। वो इस वक्त एक परी लग रही थी। ऊपर से फ्लूट से निकलने वाली मंत्रमुग्ध करने वाली धुन माहौल को और भी मैजिकल बना रही थी। आद्रया की दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने लगी। उसने खुद से कहा, You are a real angel but this angel is mine and only mine. This is my promise to myself that I will make you mine. आद्रया के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। आद्रया जाकर वहां रखे दूसरे पत्थर पर बैठ गया लेकिन काहिरा तो अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उससे तो अपने आस पानी का कोई होश ही नहीं था। तारानकन मिस एंजल, आद्रया की आवाज से काहिरा अपनी दुनिया में से बाहर आई। काहिरा ने फ्लूट को अपने एक हाथ में लिया और झील के पानी में चांद को देखते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपको इस वक्त पार्टी में होना चाहिए न कि यहाँ। आद्रया भी पानी में चांद को देखते हुए बोला, मैंने सुना है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें भी पार्टी में होना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारानकन, मुझे पार्टी में जाने का मन नहीं है और आप यहाँ मेरी परमिशन के बगैर क्यों आए? यह मेरी पर्सनल प्लेस है, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, काहिरा ने आद्रया को पूरते हुए कहा। आद्रया ने काहिरा की आंखों में देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस एंजल। उद्धरण चिन्ह, थैंक्स मिस्टर सिंह, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं, काहिरा ने कहा और झरने के पानी में पैर चलाने लगी। पानी की कुछ छींटें आद्रया के ऊपर गिरने लगी। वो काहिरा के पैरों को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लूट भी बजानी आती है, वो भी इतनी अच्छी कि कोई भी हिप्नोटाइज हो जाए। काहिरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आद्रया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे जब भी मिला मैंने तुम्हारा एक अलग ही रूप देखा है। काहिरा ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, ओह रियली, में भी तो जानू आपने मेरे कितने रूप देखे हैं आपने।
आद्रया के होंठों पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई, लेकिन वो जल्दी ही वापस भी चली गई। आद्रया काहिरा की आंखों में देखते हुए बोला, कभी तुम बच्चों जैसा बिहेव करती हो, कभी एक वाइल्ड कैट, कभी एक शातिर बिजनेस वुमन, कभी एक शांत स्वभाव की लड़की, कभी सिंगर और कभी एक बेहतरीन फ्लूट प्लेयर। इतनी कम मुलाकातों में जब मैंने तुम्हारे इतने रूप देखे हैं, तो पता नहीं जब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तब तुम्हारे कितने रूप देखने को मिलेंगे। काहिरा अपनी आंखें छोटी करके आद्रया को घूरने लगी और थोड़ा रुड होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। आद्रया काहिरा की आंखों में आंखें डालकर प्यार भरी आवाज में बोला, तो तुम्हें साफ साफ सुनना है। काहिरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो आद्रया ने कहा, तो सुनो। मोहब्बत हो गई है तुमसे इतनी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ, अगर ना कहोगी तो उठा ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। काहिरा के होंठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो बोली, मोहब्बत सिर्फ धोखा है जिसमें दुख, दर्द, आंसू, तकलीफ, अकेलेपन और धोखे की कुछ नहीं होता। जिसमें सामने वाला शख्स अपने फायदे के लिए मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल करता है और अपना काम हो जाने पर उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर गया जो आद्रया नहीं देख पाया, या ये कहे कि आद्रया के देखने से पहले ही उसे छुपा लिया। आद्रया खड़ा होकर काहिरा के करीब गया। उसने उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। झरने का पानी दोनों के पैरों को छू रहा था। दोनों के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक की आंखों में हैरानी और गुस्सा था और दूसरे की आंखों में बेशुमार प्यार। आद्रया ने काहिरा के फोरहेड पर एक डीप किस किया और बोला, तुम्हें मेरा होना ही होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। हाँ, मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूँ सोचने समझने के लिए, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, 1 महीना है तुम्हारे पास। तुम्हें किसी के पास जाने की इजाजत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर माई ओनली एंजल। आद्रया प्रताप सिंह। आद्रया ने काहिरा के फोरहेड पर एक किस किया और उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया।